फर्स्ट न्यूज़ इंटरनेशनल कैटेगरी के अंदर आने वाला है। बेसिकली अमेरिका से, अमेरिका में बेसिकली जो डोनाल्ड ट्रंप है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट में चुना है जेडी वैंस को। ये एक न्यूज़ है। इससे रिलेटेड बता रहा है कि अमेरिकन जो इलेक्शन होने के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशंस निकला है जिसका एग्जामिनेशन से बहुत रिलेशन है यहाँ से। फॉर एग्जांपल वाइस प्रेसिडेंट का जो पोजीशन है वो एग्जाम पूछ सकते हैं कि करंट इस वक्त का अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो वहाँ आपको जेडी वैंस लगाना है। सिमिलर तरीके से मल्टीपल पोस्ट है जो आपको पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है अमेरिका के अंदर। इसका अपॉइंटमेंट मिला है तुलसी गैबर्ट को। डोनाल्ड ट्रंप ने इनको चूज़ किया है। कश पटेल जी को अपॉइंटमेंट मिला है कहाँ पर? इट इज़ अ डायरेक्टर ऑफ द फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट पोजीशन है। उसके बाद एम्बेसडर टू यूएन है जिनको एलएसी स्टेफेनिक जिनका नाम है, इनको मिला है अपॉइंटमेंट। अब पेटे हेक्सेट हैं, इनको डिफेंस सेक्रेटरी का पोस्ट मिला है। ये कुछ 3 से 4 पोस्ट है जो एग्जामिनेशन रिलेटेड इंपॉर्टेंट है अमेरिकन इलेक्शन से रिलेटेड। इनका नाम आप एग्जामिनेशन से पहले एक बार देख के जाइएगा, प्रीटी मच इंपॉर्टेंट है, उससे आपको क्वेश्चन मिल सकता है डायरेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है एक न्यूज़ है जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एफर्टली कुछ भी डिसीजंस ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने डिक्लेयर किया था कि उनका जो अमेरिका है वो WHO से बाहर निकल जाएगा, पेरिस एग्रीमेंट से उनको बेसिकली बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद कुछ ही और दिनों के बाद उन्होंने अपना जो है उसको रिवर्स कर दिया डिसीजन को। तो यहाँ पर से हमको 2 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मालूम होना चाहिए। वन इज WHO और एक है पेरिस एग्रीमेंट। ये दोनों के बारे में मेंशन किया हुआ है। इसका स्टैटिक पॉइंट जो है मैं यहाँ मेंशन कर रखा हूँ, जिसको बता देता हूँ मैं। WHO का फुल फॉर्म मिलेगा आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जो बॉडी थी 7 अप्रैल 1948 में आई थी एंड 7 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज हेल्थ डे। हेडक्वार्टर इसका मिलेगा आपको जेनेवा के अंदर। करंट जो हेड है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मिलेगा आपको टेड्रोस, जो बेसिकली इथियोपिया के सिटीजन है ऑलरेडी। ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट के अंदर बताना, पेरिस एग्रीमेंट जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में साइन हुआ था 2016 के अंदर। उससे पहले 2015 के अंदर जो है यूएन का जो फ्रेमवर्क है क्लाइमेट चेंज का, उनके तरफ से एक मीटिंग हुई थी। 21st मीटिंग है यहाँ पर पेरिस के अंदर हुई थी। तो वहाँ मीटिंग में बैठने के बाद 2015 के हमने एग्रीमेंट साइन किया। एग्रीमेंट के बारे में बात हुआ वहाँ पर कि ग्लोबल जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जो ग्रीन हाउस गैस फॉर एग्जांपल हो गया CO2, मीथेन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, CFC हो गया। ये सब कुछ ग्रीन हाउस गैसेस है जो आपको एटमॉस्फेयर में मिलेंगी। इससे आपका इंपैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग, इससे बढ़ता है। इसके बारे में एक एग्रीमेंट साइन हुआ पेरिस के अंदर बैठे हुए जो लीडर्स बैठे हुए थे 2015 के अंदर। उनका यहाँ बात होने के बाद आउटपुट निकला कि हमको एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा जहाँ पर हमको इसको एमिशंस को कंट्रोल करना है, डिक्रीज करना है। तो ये इस एग्रीमेंट को बोलते हैं पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। इसी बारे में यहाँ बात हो रहा है बेसिकली। और इसका जो एग्रीमेंट है साइन हुआ था 2016 के अंदर और बेसिकली जो, लेकिन 2015 के अंदर इसको हम लोग लेके आए थे UNFCCC के द्वारा। याद रखिएगा ये पॉइंट वाइज कि इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन रिलेटेड। आपको GHG जो है ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं पूछ सकता है। एग्रीमेंट साइन कब हुआ था वही पूछ सकता है, आपको याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है कनाडा की तरफ से आ रहा है। कनाडा में जो है प्राइम मिनिस्टर जो है वो चेंज हो गए हैं। लिबरल पार्टी में ही जो है, लिबरल पार्टी के अंदर पहले से प्राइम मिनिस्टर थे हमारे जस्टिन ट्रूडो। ये बहुत बार न्यूज़ में भी रह चुकी हैं। इनकी कुछ फालतू नीतियों की वजह से इनको हटा के एक नए लीडर को चूज़ किया गया। इनका नाम है मार्क कैर्नी नाम है। अगेन ये भी सेम पार्टी से हैं, लिबरल पार्टी से ही हैं और कनाडा से ही बिलोंग करे। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त के। एग्जामिनेशन रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूँ, कनाडा का कैपिटल क्या है? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कैपिटल क्या है कनाडा का। ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट UAE ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने 2025 को डिक्लेयर किया है ईयर ऑफ कम्युनिटी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं कि कौन सा कंट्री जो है 2025 को कम्युनिटी ईयर बोले, तो ऑप्शन में आपको UAE मिलेगा। अब ये तो UAE तो है, मगर यूनाइटेड नेशंस जो होता है ना, वो भी क्या करते हैं, और जो बॉडी है UN, ये भी क्या करेंगे ना, अलग अलग ईयर्स को टैग देते हैं। फॉर एग्जांपल UN जो बॉडी है वो 2025 को तीन टैग दे चुकी है। फॉर एग्जाम्पल 2025 इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस। फिर उसको बोला इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, ये भी इसको टैग दिया गया है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट। ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में एनीवन कोई भी एक ऑप्शन में रहेगा कि 2025 इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग, या क्वांटम साइंस होगा, या कोऑपरेटिव्स होगा, या ग्लेशियर प्रिजर्वेशन होगा, या पीस एंड ट्रस्ट होगा। आपको चारों के चारों याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पैसे होते बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ईयर जो है 2026 में वो होने वाला है इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पेस्टलिस्ट। उसके बाद एक और ही ये सेम ईयर को एक और टैग दिया गया है 2026 में, इट इज़ ईयर फॉर वॉलंटियर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ईयर का है 2026 के बारे में बात हो रहा है। 2027 के अंदर बोला गया 2027 द ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रिलायबल एंड रेजिलियंट टूरिज्म। क्या रखना है? सस्टेनेबल एंड रेजिलियंट टूरिज्म का टैग दिया गया है। 29 को टैग दिया गया है, इट इज़ द ईयर ऑफ एस्ट्रॉयड अवेयरनेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थ के बाहर जो है
अगर आप सोलर सिस्टम में देखेंगे जो पूरे यूनिवर्स के अंदर बड़े बड़े पत्थर घूम रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर को बोला जाता है एस्ट्रॉइड बोला जाता है, जो कभी कभी अर्थ को स्ट्राइक भी कर सकते हैं। इसलिए एस्ट्रॉइड को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रॉइड अवेयरनेस होना इंपॉर्टेंट है। और 2009 को हम लोग ये ईयर दिए हैं। इससे मेरे को लगता है एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिसको जरूर से एक बार देख के जाइएगा कि अलग अलग ईयर कौन सा है। खास करके 2025 का जो ईयर का टैग दिया गया है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को लग रहा है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है ब्रिक्स से आ रहा है। ब्रिक्स का 10th मेंबर जो है वो ऐड हो चुके हैं। इंडोनेशिया बन चुका है 10th मेंबर ऑफ ब्रिक्स। कौन कौन मेंबर है पहले से ब्रिक्स में? तो बी से होता है ब्राज़ील, लिखा हुआ है बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। ये जो ग्रुप है 2010 के अंदर बना था। साउथ अफ्रीका का ज्वाइन करने के बाद जो ब्रिक्स एक्रोनिम है, जो कंट्रीज है ना ब्रिक्स की, ये 2010 में आ चुके थे एक साथ। उसके बाद ये जो 5 हो गए, ये तो हो गए 5, BRICS अलग अलग कंट्रीज हैं। उसके बाद जो है ऐड कौन हुआ है? UAE, ईरान ऐड हुए हैं लास्ट ईयर 2024 के अंदर। इजिप्ट और इथोपिया ऐड हुए हैं अफ्रीका से, फिर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इस वक्त 2025 में न्यूज़ आया है कि इंडोनेशिया भी ऐड हो चुका है। टोटल इसको मिला के होते हैं 10 मेंबर्स। और ब्रिक्स का हेडक्वार्टर्स कहाँ मिलेगा आपको? इट इज़ इन शंघाई, चाइना। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। ब्रिक्स का जो हर साल एक समिट भी होता है, और 2025 का जो समिट है वो कहाँ पर हुआ है? वो ब्राज़ील में हुआ है। 2025 का जो समिट हुआ नहीं, होने वाला 2025 का समिट ब्राज़ील में होने वाला है, ब्राज़ील में। ठीक है, और ब्राज़ील में ही UN का जो क्लाइमेट चेंज का जो मीटिंग होती है ना, UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए मीटिंग नंबर 30 जो है वो भी इस साल होने वाली है। कहाँ पर? ब्राज़ील के अंदर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बता रहा हूँ आपको मैं लिसन करके। ब्रिक्स से लेन देना कुछ भी नहीं है, मगर ब्राज़ील का नाम आया था इसलिए मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ। ब्राज़ील में इस साल ब्रिक्स का मीटिंग भी होने वाला है, और COP30 जो है क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड, वो भी मीटिंग यहाँ पर होने वाला है। और ब्रिक्स के टोटल 10 मेंबर इस वक्त हैं। ठीक है, चलते आगे। नेक्स्ट जो है कुछ और इंटरनेशनल समिट से उसके बाद समअप करते हैं एक बार, क्योंकि इंटरनेशनल समिट से क्वेश्चन रेगुलरली आते हैं कि कहाँ कहाँ पर समिट हो रहा है। उसको मैंने एक लिस्ट बनाकर उस लिस्ट में आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल इस साल का 2025 का G20 का जो है ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ जो हैं, उसका समिट कहाँ होने वाला है? साउथ अफ्रीका में होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ का नाम है G7, इसका समिट कहाँ होगा? कनाडा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग होता है हर साल, इस साल का होने वाला नीदरलैंड्स के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट, इसका भी नीदरलैंड्स में होने वाला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आसियान, आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशिया नेशन, जो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो हैं, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इस सबको मिला के बोलते हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। इनका समिट इस साल का होने वाला है मलेशिया के अंदर है। बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन जो है इसकी बे ऑफ बंगाल से जो आसपास कंट्रीज हैं, इसको मिला के बोलते हैं बिम्स्टेक। इस साल का मीटिंग होने वाला है थाईलैंड के अंदर, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया के अंदर जो है न्यू दिल्ली के अंदर 3 से 4 मीटिंग होने वाला है इस साल के अंदर, सबको याद रखना पड़ेगा आपको। फर्स्ट एक होता है रायसीना डायलॉग, हर साल होता है इंडिया के अंदर रायसीना डायलॉग, एवरी ईयर इंडिया में होता है ये। ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन समिट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन समिट इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको एग्जामिनेशन पूछे। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, ये भी एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। और पर्पल फेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 4 से 5 समिट है जो इंडिया होस्ट करने वाला है, तो होस्ट कर चुका है इसमें से बहुत सारे। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्पेस एक्सप्लोरेशन, रायसीना डायलॉग हर साल होता है, याद रखना आपको। पर्पल फेस्ट बेसिकली जो PWD कम्युनिटी है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनको एम्पावर करने के लिए एक फेस्टिवल होता है, फेस्ट टाइप का होता है, पर्पल फेस्ट इसको बोलते हैं। ये भी इंडिया में न्यू दिल्ली में होने वाला है। अब गुजरात के अंदर होने वाला है फर्स्ट ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस होने वाला है, ऑलरेडी याद होना चाहिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मीटिंग का होने वाला है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हर साल होता है डेवोस के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर है डेवोस, वहाँ मिलेगा आपको। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का मीटिंग होने वाला है ओमान के अंदर। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट होने वाला है UAE के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा यहाँ वर्ल्ड से देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, ये होगा इंडिया के अंदर। अगर पूछेगा वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट तो आपको मानना है UAE, याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होएगा। एक बार लिस्ट को 2 मिनट पॉज करके बाद देख लीजिएगा कहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, उसको एक बाय हार्ट करके जाइएगा, ताकि एग्जामिनेशन में अगर कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से आए तो आप आंसर कर पाएँ। जस्ट एक उसको पॉज करके 2 मिनट इसको याद कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है चलते आगे नेक्स्ट वर्ल्ड न्यूज़ से आने वाला है। जॉर्जिया से न्यूज़ आ रहा है। जॉर्जिया बेसिकली अलग से कंट्री है, वहाँ पर WHO ने इसको मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर रखा है। इसकी मलेरिया यहाँ पर और नहीं मिलेगा आपको। मलेरिया बेसिकली एक फीमेल जो है एनोफिलिस मॉस्किटो से होता है, एक पैरासाइटिक डिजीज़ है मलेरिया, याद होना चाहिए आपको। इट इज़ अ पैरासाइटिक डिजीज़, पैरासाइट की वजह से होता है। जब बॉडी में एक पैरासाइट घुस जाते हैं, उसका नाम है फीमेल एनोफिलिस, उसके आने से वो मलेरिया फैल जाता है एक्जैक्टली ह्यूमन्स के अंदर। तो वर्ल्ड मलेरिया डे कब होता है? वो इंपॉर्टेंट 25 अप्रैल। इसमें से अगर आप -1 करेंगे ना, -1 मंथ में -1 करना है आपको,
और डे -1 करना है, तो आ जाएगा 24 मार्च। 24/1 को हम सेलिब्रेट करते हैं क्या, टीबी डे, ट्यूबरकुलोसिस डे। तो यहाँ पर -1 अगर करेंगे आप मंथ में भी और डेट में भी, तो आप पहुँच जाएंगे टीबी डे में, मलेरिया डे से आप टीबी डे में पहुँच जाएंगे। 11 मार्च को अगर याद रखना आपको, नो स्मोकिंग डे है। नो स्मोकिंग डे अगर याद करना है तो आपको लिंक करना है टोबैको से, क्योंकि स्मोकिंग टोबैको दोनों इंटरलिंक्ड है। नो टोबैको डे अलग दिन होता है, 31 मई को होता है, और नो स्मोकिंग डे होता है वो 11 मार्च को होता है। इसको पेयर बनाइएगा जरूर से, एग्जामिनेशन भी पूछेगा, कंफ्यूज मत होइएगा। 11 मार्च इज नो स्मोकिंग डे और 31 मई इज नो टोबैको डे। बीच में बचा क्या, कैंसर डे बचा, 4 फरवरी को होता है, बेसिकली फरवरी मंथ में होता है, और 4 जनवरी को होता है लेप्रोसी डे, एंड 14 जून को होता है, जून महीने के अंदर होता है ब्लड डोनेशन डे, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखना पड़ेगा। ये 4 से 5 डेज हैं जो हेल्थ से रिलेटेड, मलेरिया यहाँ न्यूज़ में था, मैंने आपको उससे रिलेटेड जो है फैक्ट बता दिया, और कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेस से जो डेट्स हैं एग्जाम में जो फ्रीक्वेंटली पूछता है उसको मैंने यहाँ पर कंपाइल कर रखा है, ठीक है। जॉर्जिया, जॉर्जिया में सिंस यहाँ पर ये कंटिन्यूज में जॉर्जिया अगर मैप में लेके जाऊँ, ये आपका बेसिकली वेस्ट एशिया के अंदर है, जो यूरोप से लगा हुआ है, वेस्ट एशिया ये मिलेगा जॉर्जिया आपको, ठीक है। ये आपका जो बॉर्डर्स है जॉर्जिया का आपको मिलेगा बेसिकली डिसेज बॉर्डर विथ टर्की के साथ बॉर्डर शेयर हो रहा है, ऊपर रशिया मिलेगा, इस तरह आपको आर्मेनिया और अजरबैजान में मिलेंगे। ये 4 कंट्रीज हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं। कैपिटल क्या है जॉर्जिया का, टिबिलिसी है, टिबिलिसी से कैपिटल, और जॉर्जिया का बॉर्डर जो एक सी के साथ, एक वाटर बॉडी के साथ लग रहा है, नाम है ब्लैक सी, और अजरबैजान का बॉर्डर है कैस्पियन सी के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट है याद रखना आपको। जॉर्जिया शेयर्स बॉर्डर विथ ब्लैक सी, कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, ब्लैक सी के साथ बॉर्डर शेयर करता है जॉर्जिया, ठीक है ना। वो कैस्पियन सी इस तरफ है, कैस्पियन सी बाय द वे वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनलैंड सी है, इनलैंड वाटर बॉडी में आता है, लार्जेस्ट सी में आता है कैस्पियन सी, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था जॉर्जिया से बता दिया आपको। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो है इंडिया को रैंक मिला है, सेकंड रैंक मिला है ग्लोबल साइबर अटैक टारगेट्स के अंदर। इंडिया को काफ़ी बार टारगेट किया जाता है, साइबर अटैक्स जो होते हैं इंडिया में बहुत कॉमन है, और वर्ल्ड में सेकंड नंबर में आता है इंडिया अटैक्स के मामले में, जहाँ बहुत सारे अटैक्स होते हैं, तो नंबर सेकंड में आता है ग्लोबल साइबर अटैक्स के अंदर। चलता है कि नेक्स्ट ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है उसमें इंडिया का रैंक कितना है। फायर पावर का इंडेक्स मतलब कितनी स्ट्रॉन्ग कंट्री है, इंडिया की मिलिट्री कितनी स्ट्रॉन्ग है, इंडिया की डिफेंस कितना स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पर इंडिया को 4th रैंक मिला है। अमेरिका सबसे नंबर 1 में बैठा है फायर पावर इंडेक्स, पावर में मिलिट्री रैंकिंग में जो है। सेकंड नंबर ऑफकोर्स रशिया मिलेगा, थर्ड मिलेगा चाइना, और नंबर 4th में है इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट है ये इंडेक्स, मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड का पावर दिखा रहा है, मिलिट्री पावर के बारे में ये है 2025 का। चलते आगे नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये तो एग्जामिनेशन का फेवरेट टॉपिक है। हेनले पासपोर्ट बेसिकली इंडिया का जो पासपोर्ट है वो कितना स्ट्रॉन्ग है यह दिखाता है। इंडिया का रैंक यहाँ पर कितना है, इट इज 88th रैंक है, और जो नंबर 1 में कौन है, सिंगापुर का सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है। इसका मतलब ये है सिंगापुर का पासपोर्ट लेके आप मैक्सिमम कंट्रीज जा सकते हैं विदाउट वीज़ा या फिर वीज़ा ऑन अराइवल, कुछ भी हो सकता है वो, या वीज़ा ऑन अराइवल मिल सकता है आपको, या कम्प्लीटली विदाउट वीज़ा। मतलब आपका पासपोर्ट जो आपको कंट्री का जो पासपोर्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको देने के बाद आप किसी और कंट्री में अगर जाएंगे तो वहाँ आपको वीज़ा का रिक्वायरमेंट शायद नहीं भी हो सकता है, या वीज़ा ऑन अराइवल भी मिल सकता है, ऑन अराइवल। इसका मतलब ये है स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट का मतलब ये है। इंडिया का रैंक इसमें 88th है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है सिंगापुर, जापान नंबर 3rd में, कि जापान काफ़ी बार मैं देखा हूँ लास्ट ईयर नंबर 1 में था, तो इस साल नंबर 3rd में है, नंबर 1 में आपको मिलेगा सिंगापुर का पासपोर्ट मिलेगा आपको नंबर 1 के अंदर, याद रखिएगा, ठीक है। चलता है कि नेक्स्ट, इंडोनेशिया के अंदर एक वोल्केनो इरप्ट हुआ है, माउंट इबू नाम का, याद है माउंट इबू इज एक्टिव वोल्केनो, इसका इरप्शन हुआ है इंडोनेशिया के अंदर, याद रखना माउंट इबू इज इन इंडोनेशिया, ठीक। चलते आगे नेक्स्ट कैटेगरी है नेशनल कैटेगरी, इसको फटाक से कवर करते हैं। नेशनल कैटेगरी में फर्स्ट जो है जो DGCA के चेयरमैन आ चुके हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम क्या है, फैज़ अहमद किदवाई नाम है इनका, DGCA के नए डायरेक्टर जनरल आए हैं। ऑफ FCI हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके भी नए चेयरमैन आ चुके हैं, उनका नाम है आशुतोष अग्निहोत्री, दिस इज आशुतोष अग्निहोत्री एंड दिस इज फैज़ अहमद किदवाई, जो DGCA डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के जो चेयरमैन हैं वो आपको यहाँ पर मिल रहे होंगे, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट जो है, आगे क्या मिलेगा आपको, नेक्स्ट चलते हैं। इंडिया ने बेसिकली 2 प्रोजेक्ट्स के बारे में काफ़ी मेंशन किया हुआ यहाँ पर। एक है राटले प्रोजेक्ट, जो है राटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम जो है, क्योंकि इंडस वाटर जो ट्रीटी है ना पाकिस्तान के साथ जो हुई थी, इंडस वाटर को लेके एक समझौता हुआ था बहुत पहले 1960 के अंदर, उसको इंडिया ने ब्रेक कर दिया, उसको यहाँ पर बेसिकली विड्रॉ कर लिया इंडिया यहाँ से। इस ट्रीटी को अभी इस वक्त बेसिकली पेंडिंग में रख दिया है, इस ट्रीटी को इस वक्त इंडिया फॉलो नहीं करेगा। उस वजह से यहाँ पर 2-3 डैम्स हैं जो इंडस रिवर के आसपास मिलेंगे आपको, उसके बारे में बार बार मेंशन हुआ एग्जामिनेशन पर, से एग्जामिनेशन पर पूछा कि राटले जो डैम है, राटले ये किस स्टेट में, जम्मू कश्मीर में मिलेगा, और ये चिनाब रिवर के ऊपर है, जो इंडस रिवर को ज्वाइन करते हैं, रिवर चिनाब ट्रिब्यूटरी है इसकी। और एक है किशन गंगा डैम, वो भी इम्पोर्टेंट है, ये भी जम्मू कश्मीर मिलेगा, किस रिवर में है,
झेलम में है। फिर आपको राटले डैम जो है, राटले डैम एट इज इन चेनाब रिवर, और किशन गंगा जो है वो झेलम के ऊपर मिलेगा। दोनों ही आपको जम्मू कश्मीर में मिलेंगे। एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव ये डैम आपको दे सकता है, इसका स्टेट पूछेगा या फिर इसका रिवर हो सकता है, एग्जामिनेशन में रेडी रहेगा इसके लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट जो है, पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के अंदर जो डिसाइड किया है कि इन्होंने आंध्र प्रदेश के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाएंगे। सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब ये है कि अगर आप जब H2O से हाइड्रोजन बनाएंगे ना, जब आप H2O को स्प्लिट करेंगे तो 2H प्लस O2 माइनस निकलेगा। जो H है यहाँ पर, ये अगर आप H2O को एम्पावर करेंगे यहाँ से ग्रीन एनर्जी से, अगर आप ग्रीन एनर्जी यूज़ कर रहे हैं और H2O को इलेक्ट्रोलिसिस से अलग अलग करवा रहे हैं, उसको आप इलेक्ट्रोलिसिस से उसको आयंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा उसको बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, क्योंकि ये ग्रीन एनर्जी यूज़ हुआ है इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के अंदर। ग्रीन एनर्जी का हम यूज़ किए हैं H2O को अलग करने के लिए, उसको बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। इसका एक हब बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, इसका जो है बहुत ही क्लीन फ्यूल है, क्लीन है, यहाँ पॉल्यूशन नहीं होता ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर। आप अगर ग्रीन हाइड्रोजन आप बना रहे हैं तो ये पॉल्यूशन इसमें जनरेट नहीं होता है, इस वजह से बहुत ही क्लीन होता है, एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली। उसको इस वजह से हम लोग आंध्र प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने वाले हैं आंध्र प्रदेश के अंदर। इतना वो पीएम मोदी ने इसका फाउंडेशन स्टोन भी रखा है, इतना आंध्र प्रदेश हैज़ टू हैव अ ग्रीन हाइड्रोजन हब इन फ्यूचर। आगे चलते हैं नेक्स्ट, इंडिया का फर्स्ट सेमीकंडक्टर जो फैब्रिकेशन यूनिट है वो खुल चुका है। कहाँ पर, ये आपको मिलेगा अगेन इन आंध्र प्रदेश, सेम है, यहाँ भी आंध्र प्रदेश मिलेगा, यहाँ भी आंध्र प्रदेश मिलेगा। ग्रीन हाइड्रोजन हब, अब प्राइवेट सेमीकंडक्टर फैब जो है वो भी आपको यहाँ मिलेगा। चलते हैं कनेक्ट, इंडियन रेलवेज ने अपना सबसे पावरफुल जो इंजन है उसको रिवील किया है। जैसे हाइड्रोजन पावर्ड इंजन है जो 1200 हॉर्स पावर का पावर निकालता है। इंडियन रेलवेज ने इसको रिसेंटली रिवील किया है, वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन जो इंडिया ने इसको डिस्क्लोज किया, अराउंड 1200 हॉर्स पावर का हॉर्स पावर जनरेट कर सकता है। चलता है कि नेक्स्ट जो है कमीशन से जाता है, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो सैलरी आता है ना, उस सैलरी में रिवीजन होता है रेगुलरली, बेसिकली हर 10 ईयर्स में रिवीजन होता है। इस वक्त जो लास्ट रिवीजन हुआ था वो 7th पे कमीशन के थ्रू हुआ था, 7th पे कमीशन। नेक्स्ट जो होने वाला है वो होता है 8th पे कमीशन, जिसका कमेटी ऑलरेडी बैठ चुका है। ये बेसिकली कमेटी कौन बैठा था, सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है, और 1947 से अब तक 7th कमीशन बैठ चुकी है, और इस बार 8th बैठने वाली है। और 7th का जो टेन्योर था 2016 से लेके 2026 तक था। अब 2026 से पहले हम लोग का 8th कमीशन रेडी है जो अगले 10 साल के लिए होगा, तो उसके बारे में अभी रिसर्च चल रहा है कि क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा और क्या इसका रहेगा। और इस वक्त इसके चेयरमैन भी डिसाइड नहीं हुए, मगर थोड़े दिन डिसाइड हो जाएंगे। लास्ट जो चेयरमैन आए थे उनका नाम क्या था, अशोक कुमार माथुर साहब थे, जो 7th कमीशन को हेड किए थे। 8th कमीशन का चेयरमैन कौन होने वाला है इसका डिसीजन अब तक आया नहीं है। चलते आगे नेक्स्ट, नेशनल टर्मरिक जो बोर्ड है, इसका जो नया बोर्ड है खुलने वाला है कहाँ पर, तेलंगाना के शहर निज़ामाबाद के अंदर, याद रखना आपको, निज़ामाबाद के अंदर खुलने वाला है नेशनल टर्मरिक बोर्ड। टर्मरिक मालूम होगा क्या, इंडिया में 30 से ज़्यादा वैरायटी ग्रो की जाती है टर्मरिक के अंदर, और ये बेसिकली गोल्डन स्पाइस के नाम से भी यहाँ पर इंडिया में इसको बोला जाता है, इंडियाज़ गोल्डन स्पाइस और बिल्डिंग अ गोल्डन फ्यूचर। इसका बहुत ही डिमांड है, वर्ल्ड वाइड भी बहुत डिमांड होता है टर्मरिक पाउडर का, और इंडिया के अंदर में भी स्पाइसेस की जगह में इसका बहुत सारा डिमांड जनरेट होता है। उस वजह से अलग से बोर्ड जनरेट किया हम लोग, जहाँ पर आपको तेलंगाना के अंदर इसका बोर्ड मिलेगा। कहीं पर पूछता है कि इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा साउथ के अंदर, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इस टर्मरिक का, याद रखना आपको। चलते आगे नेक्स्ट जो है आपका छत्तीसगढ़ से आ रहा है। छत्तीसगढ़ ने बेसिकली फर्स्ट स्टेट है जो ग्रीन जीडीपी टर्मिनोलॉजी को लेके आगे बढ़ चुके हैं, उसके बारे में कैलकुलेशन भी चालू है कि ग्रीन जीडीपी पर यहाँ बहुत काम हो रहा है। फर्स्ट स्टेट टू इनिशिएट द वैल्यूएशन ऑफ ग्रीन जीडीपी। अब ग्रीन जीडीपी क्या है एग्जैक्टली, ग्रीन जीडीपी का मतलब ये है, अगर आप नॉर्मल जीडीपी से सब्सट्रैक्ट करते हैं जो कॉस्ट आपका लग रहा है पॉल्यूशन से, जो कॉस्ट हो रहा है, कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन, तो आपको एक मिलता है ग्रीन जीडीपी। इसका मतलब है, जीडीपी का मतलब क्या है, ग्रीन जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब इंडिया के अंदर जो सामान बन रहे हैं, प्रोडक्ट के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं, उसका जो फाइनल वैल्यू है उसको आप प्लस कर देंगे सबका, उसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इंडिया के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं उसका फाइनल वैल्यू अगर आप प्लस करेंगे उसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उससे अगर आप माइनस कर रहे हैं पॉल्यूशन जो हो रहा है एनवायरनमेंट के अंदर, इकोसिस्टम जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है ये सब करने में, उसको माइनस करने के बाद एक टर्म आएगा दैट इज ग्रीन जीडीपी। और छत्तीसगढ़ इसके ऊपर बहुत एक्टिवली काम कर रहा है, इसके ऊपर वैल्यूएशन निकाले कितना पॉल्यूशन होने के बाद हमारे पास जीडीपी के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, उसको बोलते हैं ग्रीन जीडीपी। बेसिकली कॉस्ट माइनस करते रहे, जीडीपी का जो है इसमें से माइनस करें हम लोग पॉल्यूशन का कॉस्ट, तो एक टर्म निकलता है ग्रीन जीडीपी। उसके ऊपर छत्तीसगढ़ बहुत अच्छे से काम कर रहा है। आगे चलते हैं, उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से एक नया इनिशिएटिव है जहाँ पर इन्होंने 20,000 पेंशन देने का डिसीजन लिया है। जो लोग जेल गए थे 1975 इमरजेंसी के अंदर, उनको 20,000 रुपीज़ दिया जाएगा एज अ पेंशन। ठीक है, आगे तक सेंटर ने डिसाइड किया सिक्किम के अंदर
ये लोगों का ये बनाएंगे एक ऑर्गेनिक फिशर्स क्लस्टर, ठीक ग्रुप बनाएंगे जहाँ पर ऑर्गेनिक फिशरीज के ऊपर काम होगा, केमिकल फ्री फिशरीज के ऊपर काम होगा। कहाँ पर काम होने वाला है? सिक्किम के अंदर बेसिकली क्लस्टर खुलने वाला है, ग्रुप जो है खुलने वाला है। चलते आगे नेक्स्ट जो है उत्तराखंड बेसिकली फर्स्ट स्टेट बन चुका है जो इम्प्लीमेंट कर रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, क्या है बता रहा हूँ। आर्टिकल 44 जो है ना, आर्टिकल 44 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बोलता है कि हमारे इंडिया के अंदर यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलता है। अब यूनिफॉर्म क्या होना चाहिए? व्हाट हैज़ टू बी यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म जो है ये यूनिफॉर्म क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म बेसिकली यहाँ बोल रहा है सिविल कोड। सिविल का मतलब है जो भी पर्सनल लॉज है इंडिया के अंदर, पर्सनल लॉज का एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल डाइवोर्स हो गया आपका, मैरिज हो गया, एडॉप्शन हो गया, इनहेरिटेंस हो गई। ये इंडिया में क्या है ना, अलग अलग रिलीजन के अलग अलग लॉज हैं, तो इसको यूनिफॉर्म करने की बात हो रही है, इसको यूनिफॉर्म करने की बात हो रही है, कॉमन लॉज लेने की बात हो रही है, जो इंडिया में इस वक्त है नहीं। उत्तराखंड जो है अपने स्टेट के अंदर ये करने की कोशिश कर चुका है और आगे भी बढ़ चुका है, बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। एग्जामिनेशन में तो कंफ्यूज करेगा ऑप्शन गोवा देखिए, गोवा जो है ना, सिंस गोवा जो है वो एक पोर्चुगीज कॉलोनी था सबसे पहले, तो पोर्चुगीज का ही सिविल कोड उन्होंने कंटिन्यू किया, अलग से अपना सिविल कोड नहीं लिखा है। गोवा में भी एक्चुअली यूनिफॉर्म सिविल कोड है इस वक्त, किंतु अलग से वो नहीं आया है, वो अलग से अपना कोड लेके नहीं आए खुद से, उन्होंने पोर्चुगीज का ही अडॉप्ट कर लिया। उत्तराखंड ने क्या किया, अपना खुद का डिजाइन किया हुआ एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आए हैं, जिसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं इस बार। यानी क्वेश्चन में आपको देख के ट्रीट करना है। गोवा अगर आया है तो गोवा में उसका फर्स्ट स्टेट था ना गोवा, ठीक है, मगर वो खुद का कोड नहीं था उनका, वो पोर्चुगीज का जो जो छोड़ा हुआ कोड था उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया सिविल कोड, पोर्चुगीज सिविल कोड इंडिपेंडेंस के बाद। मगर उत्तराखंड ने खुद का डिजाइन किया इसको, फर्स्ट कंट्री टू हैव इट्स ओन सिविल कोड। मगर पोर्चुगीज ऑलरेडी थे तो गोवा ने उसी को अडॉप्ट कर लिया, तो गोवा इज द फर्स्ट स्टेट टू हैव दिस कोड, मगर फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट जो है वो उत्तराखंड आएगा, उत्तराखंड आएगा, याद रखना आपको इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में से प्रोफेसर पूछ सकता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो है आसाम के सीएम जो है वो नेशनल फ्लैग को हॉइस्ट किए हैं डिब्रूगढ़ के अंदर, जो अपने क्या रिपब्लिक डे के अंदर 2025 के अंदर, और डिब्रूगढ़ को वो चाह रहे हैं बनाने का उनका स्टेट का सेकंड कैपिटल। इसका कैपिटल क्या है आप बताइएगा कि आसाम का करंट कैपिटल क्या है? सेकंड कैपिटल तो यहाँ दिख रहा होगा, डिब्रूगढ़ बनने वाला है, बना नहीं है इस वक्त, शायद बन सकता है आने समय में, पर करंट कैपिटल क्या है उसका मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आसाम का इस समय कैपिटल क्या है। चलते आकर नेक्स्ट, मध्य प्रदेश ने रिसेंटली इनिशिएटिव लिया कि आसपास जो रिलीजन प्लेसेस हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं, वहाँ पर लिकर का बैन करने के लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल एमपी के अंदर फेमस टूरिस्ट प्लेसेस जो रिलीजन प्लेसेस है, फॉर एग्जांपल उज्जैन हो गया आपका, ओरछा हो गया, चित्रकूट हो गया, ओमकारेश्वर हो गया, महेश्वर हो गया, अमरकंटक हो गई, कुछ 5 से 6 रिलीजियस प्लेसेस है जहाँ पर ये जो लिकर जो है कम्प्लीटली बैन हो जाएगा, इस एरिया के आसपास आपको लिकर नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये। चलता है नेक्स्ट, मुकेश अंबानी का जो रिलायंस कंपनी है वो प्लान कर रही है इंडिया के अंदर, गुजरात के जामनगर के अंदर वर्ल्ड का लार्जेस्ट डाटा सेंटर खुलने वाला है, रिलायंस इसमें इन्वॉल्व है, जामनगर कुछ। चलता है नेक्स्ट, एक रिपोर्ट आया था जहाँ पर सब मिनिस्टर्स को रैंक किया गया था इन टर्म्स ऑफ देयर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियली जो हमारे इंडिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीफ मिनिस्टर हैं वो आंध्र प्रदेश के हैं, सीएम चंद्रबाबू नायडू उनका नाम है, चंद्रबाबू नायडू। ये इंडिया के रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर हैं। पुअरेस्ट पूछेगा तो कौन मानना है आपको? ऑफकोर्स ममता दीदी हैं, यहाँ पर ममता बनर्जी का नाम यहाँ लिखा हुआ है। पुअरेस्ट रिचेस्ट में आएगा तो आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू है रिचेस्ट में। 931 करोड़ इनका वैल्यूशन है आंध्र प्रदेश के चीफ में, और दिस इज 15 लाख का वैल्यूशन है इनका। 15 लाख तो नहीं होगा, 15 करोड़ होगा, आई थिंक गलत लिखा हूँ, 15 सीआर होगा, लैक्स नहीं होगा, 15 लाख 15 करोड़ होगा, ठीक है। उड़ीसा के सीएम जो है वो थर्ड रिचेस्ट में आते हैं। ऑफकोर्स नवीन पटनायक का बात हो रहा है यहाँ पर, जो पहले उड़ीसा के सीएम रह चुका, 63 करोड़ का वैल्यूशन निकाला गया है। और अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है पेमा खांडू, ये सेकंड रिचेस्ट में आते हैं, ठीक है। रिचेस्ट पूछेगा तो चंद्रबाबू नायडू मार के आना है आपको, और पुअरेस्ट पूछेगा तो ममता बनर्जी, सेकंड रिचेस्ट प्रेम खंडू एंड नवीन पटनायक इज द थर्ड रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा जो है ये 3 स्टेट्स जो है नीति आयोग के हिसाब से फिजिकल हेल्थ इनका टॉप का है। इनके जो खर्चे हैं स्टेट्स के, फिजिकल हेल्थ का मतलब है कि इनका एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के बीच में गैप कितना है, डेफिसिट जो है, डेफिसिट मतलब है आपका रेवेन्यू कितना आ रहा है, आप कितना खर्च कर रहे हैं, उसके बीच में जो गैप आता है ना, अगर आप ज़्यादा खर्च कर दे रहे हैं, रेवेन्यू कम आ रहा है, तो आपका डेफिसिट निकल जाता है, वहाँ से नेगेटिव बैलेंस शीट में आता है। तो नीति आयोग के हिसाब से बेसिकली 3 स्टेट्स अच्छा काम कर रहे हैं इसके ऊपर, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, जहाँ पर फिजिकल हेल्थ पर्टिकुलरली टॉप मोस्ट परफॉर्मेंस स्टेट्स के अंदर को दिया गया है, ठीक है ना। रैंक 1 में कौन है? रैंक 1 में आपको ऑफकोर्स उड़ीसा मिलेगा यहाँ पर फिजिकल हेल्थ के केस। चलता है नेक्स्ट, जो इंडिया का मेट्रो रेल नेटवर्क जो है, मेट्रो रेल जो है वो 1000 किलोमीटर को क्रॉस करने वाला है, और वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क होने वाला है आफ्टर
चाइना नंबर 1 में है मेट्रो के मामले में, सेकंड है यूएस, थर्ड नंबर में है इंडिया में, थर्ड नंबर में है इंडिया, थर्ड नंबर में इंडिया मिलेगा आपको। और इंडिया का सबसे पहला मेट्रो कहाँ आया था? कोलकाता मेट्रो आया था 1984 में आया था, इंडियन न्यूज़पेपर्स में कवर हुआ है। ठीक है, ये तो मेट्रो हो गया। एग्जामिनेशन में अगर मेट्रो से क्वेश्चन नहीं आया तो कहाँ से आएगा? रेलवे नेटवर्क से। रेलवे नेटवर्क जो है इंडिया का वो 4th लार्जेस्ट है। टॉप में कौन? अगेन अमेरिका, चाइना, रशिया, ये 3 टॉप में है। 2 नेटवर्क के अंदर इंडिया नंबर 2 में है, नंबर 1 में है अमेरिका। देखिए यहाँ भी नंबर 1 अमेरिका, यहाँ भी अमेरिका, और यहाँ पर खाली मेट्रो के अंदर चाइना लीड कर रहा है। मेट्रो के अंदर चाइना इज लीडिंग, बाकी जगह में अमेरिका लीड कर रहा है, बाकी जगह में अमेरिका आपको यहाँ लीड करता हुआ मिलेगा। इंडिया जो है यहाँ पर थर्ड है, मेट्रो केस में नंबर थर्ड आएगा, रेलवे के अंदर 4th है, रोड नेटवर्क के अंदर 2nd है। इस तरह आपको इसको पेड़ बना के याद रखना पड़ेगा, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, बेंगलुरु जो है वहाँ पर इंडिया का फर्स्ट आत्मनिर्भर भारत जो ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन है, उसको यहाँ पर ड्राइवरलेस जो मेट्रो है उसको यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पर? बेंगलुरु के अंदर। इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो है वो टॉप 100 क्लब के अंदर शामिल किया गया है इन कंप्यूटर साइंस कैटेगरी। जो रैंकिंग निकलते हैं ना, द वर्ल्ड रैंकिंग्स जो है उसके अंदर जो है कंप्यूटर साइंस कैटेगरी के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को बेसिकली टॉप 100 के क्लब में शामिल किया गया है। वर्ल्ड जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वर्ल्ड जो इंस्टीट्यूट है उनको रैंक किया जाता है, और अलग अलग कैटेगरीज के अंदर कंप्यूटर साइंस कैटेगरी के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का नाम यहाँ मेंशन किया हुआ है टॉप 100 के अंदर। चलता है नेक्स्ट, वर्जिन कोकोनट ऑयल जो है उसको जीआई टैग मिला है। किस जगह को मिला है? अंडमान निकोबार को मिला है। वर्जिन कोकोनट ऑयल जो है वहाँ का जोग्राफिकल इंडिकेशन वहाँ टैग मिला है आपको। ठीक है, कुछ एक फेस्टिवल है, फेस्टिवल का नाम क्या है? सांबर फेस्टिवल। कहाँ सेलिब्रेट हुआ है? एग्जामिनेशन में पूछेगा तो राजस्थान में सेलिब्रेट हुआ है ये। चलता है नेक्स्ट, फ्लेमिंगो फेस्टिवल एग्जाम में आएगा तो आंध्र प्रदेश मार के आना है। फ्लेमिंगो बर्ड जो है होगा, फ्लेमिंगो बर्ड ज़्यादातर कहाँ दिखती है आपको? रन ऑफ कच्छ में। जो कच्छ है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लेमिंगो सिटी बोलते हैं, फ्लेमिंगो सिटी, फ्लेमिंगो सिटी बोलते हैं। और फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट होता है? आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश के अंदर बहुत सारे फ्लेमिंगोज दिखते हैं। जो पुलिकैट लेक है ना, आंध्र प्रदेश के अंदर एक लेक है पुलिकैट बोल के, वहाँ पर कहाँ दिखता है? सो उसके बाद जो रन ऑफ कच्छ में भी दिखते हैं। इसके बाद रन ऑफ कच्छ को भी हम लोग फ्लेमिंगो सिटी के नाम से जानते हैं। और कहाँ दिखते हैं? पुलिकैट लेक में। पुलिकैट लेक कहाँ मिलेगा आपको? आंध्र प्रदेश के अंदर मिलेगा। तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल वहाँ सेलिब्रेट किया था आंध्र प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है जलीकट्टू फेस्टिवल। जलीकट्टू के अंदर बुल टेमिंग फेस्टिवल है, बुल टेमिंग स्पोर्ट है जो सेलिब्रेट कहाँ करते हैं हम लोग? किस स्टेट में करते हैं? तमिलनाडु में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखना आपको, जलीकट्टू फेस्टिवल। चलता है नेक्स्ट, परशुराम कुंभ फेस्टिवल जो है ये आपको द कुंभ ऑफ नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं इसको, जो आपको सेलिब्रेट होता मिलेगा अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये परशुराम कुंभ फेस्टिवल जो है उसको काफ़ी बार नॉर्थ ईस्ट का कुंभ बोला जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट और फेस्टिवल्स हैं जो एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको, इसी महीने या लास्ट महीने के अंदर सेलिब्रेट हुआ है, लास्ट 3 से 4 महीने के अंदर। फॉर एग्जांपल जो है लद्दाख के अंदर सेलिब्रेट कौन सा हुआ है? एप्रिकॉट फेस्टिवल। एप्रिकॉट फेस्टिवल पूछेगा आपको, मारे क्या लद्दाख में आता है वहाँ पर। बोडो त्यौहार, बोडो त्यौहार कहाँ मिलेगा आपको? हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हाथी ट्राइब है ना वहाँ सेलिब्रेट होता है। मध्य प्रदेश के अंदर बोडो त्यौहार जो है हाथी ट्राइब जो है वो सेलिब्रेट करती है, याद रखना पड़ेगा आपको। अगेन अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको बताया, यहाँ पर आंध्र प्रदेश के अंदर परशुराम कुंभ फेस्टिवल है वो तो मिलेगा। उसके साथ साथ लोसर फेस्टिवल जो है, लोसर, तो ये आपको यहाँ पर असम में मिलेगा। लोसर फेस्टिवल जो है वो तिब्बतियन न्यू ईयर के नाम से सेलिब्रेट होता है वहाँ पर। इंपॉर्टेंट है। मणिपुर में आता है, मणिपुर में योशांग फेस्टिवल है, योशांग मणिपुर मैती कम्युनिटी जो है वहाँ पर सेलिब्रेट करती है। कांग फेस्टिवल है, कांग ये आपका रथ यात्रा ऑफ मणिपुर बोलते हैं इसको, KANG। एग्जाम में आएगा तो आपको मणिपुर मानना पड़ेगा। एक्चुअली रथ यात्रा जो सबसे बड़ा जो है उड़ीसा में सेलिब्रेट होता है। ठीक, चलते आगे। नेक्स्ट जो महाराष्ट्र के अंदर होता है गुड़ी पड़वा फेस्टिवल, मराठी न्यू ईयर के नाम से फेमस है। देखिएगा, एक होता है तिब्बतियन न्यू ईयर, एक कहाँ पर सेलिब्रेट तिब्बतियन न्यू ईयर बोलता है लोसर फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और एक होता है गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा जो है ये आपको मराठी न्यू ईयर के अंदर मिलेगा महाराष्ट्र के अंदर। गोवा में इस साल सेलिब्रेट कौन सा हुआ? इसी साल हुआ है साइंस फिल्म फेस्टिवल पूछेगा तो गोवा मार के आना आपको। आज नेक्स्ट आना उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर नावचंडी मेला जो है, नावचंडी मेला है, 2nd लार्जेस्ट मेला है उत्तर प्रदेश का, वो सेलिब्रेट होता मिलेगा। महाकुंभ आपको मालूम होगा, महाकुंभ बहुत फेमस है कि प्रयागराज के अंदर सेलिब्रेट हुआ इस साल। प्रतिष्ठा द्वादशी जो नाम है इसका, ये भी एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। 3 फेस्टिवल हो गया, नावचंडी मेला, महाकुंभ मेला एंड प्रतिष्ठा द्वादशी जो है वो सेलिब्रेट किया था उत्तर प्रदेश के अंदर। झारखंड के अंदर सरहोल फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट होता मिलेगा। 3 ट्राइब्स हैं यहाँ पर, हो, मुंडा एंड ओरान ट्राइब्स, वो सेलिब्रेट करते हैं। और गंगा सागर जो मिला है महाकुंभ के बाद, जो कुंभ मेला है ना, कुंभ मेला के बाद जो है, कुंभ मेला के बाद 2nd लार्जेस्ट जो मिला है इंडिया का वो गंगा सागर मिला है। किस स्टेट में सेलिब्रेट करते हैं? वेस्ट बंगाल में। एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, गंगा सागर मेला से ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है, तो गंगा सागर मेला अगर आएगा क्या मार्क किया है ना आपको? वेस्ट बंगाल मार्क किया है ना। हमारे कैपिटल के अंदर 2 से 3 फेस्टिवल इस साल सेलिब्रेट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल
कथक महोत्सव सेलिब्रेट हुआ है, और नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल जिसको हम आदि महोत्सव के नाम से जानते हैं, न्यू दिल्ली के अंदर सेलिब्रेट होता हुआ मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट, तमिलनाडु के अंदर पोंगल फेस्टिवल जो है, और थाईपुसम फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, थाईपुसम और पोंगल तमिलनाडु में मिलेगा। तेलंगाना के अंदर नगोवा जात्रा फेस्टिवल जो है मिलेगा आपको। फ्लेमिंगो फेस्टिवल बताया आपको आंध्र प्रदेश के अंदर मिलेगा। आंध्र प्रदेश के अंदर पुलिकैट लेक है ना, उस लेक के आसपास फ्लेमिंगो बर्ड्स आती है उस वजह से। रथ सप्तमी जो है सन गॉड फेस्टिवल है, अगेन आंध्र प्रदेश में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, वहाँ का स्टेट फेस्टिवल भी है। और नेपाल जो है वहाँ पर इंटरनेशनल पश्चिमा फेस्टिवल जो वहाँ सेलिब्रेट हो जाता है। इस साल इंग्लैंड के अंदर एक फेमस फेस्टिवल हुआ जहाँ पर एक अवार्ड भी दिया गया है, एक उड़ीसा के एक आर्टिस्ट को अवार्ड दिया गया है। बताऊँगा फेस्टिवल का नाम क्या है, सैंड वर्ल्ड जो है, इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल, जो सैंड से आर्ट जनरेट करते हैं ना, उसका एक फेस्टिवल है इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल। कहाँ सेलिब्रेट हुआ है, इंग्लैंड के अंदर। इसी इंग्लैंड के अंदर सैंड वर्ल्ड जो है, इस फेस्टिवल के अंदर अवार्ड दिया गया है सुदर्शन पटनायक को, एंड ही इज़ द फर्स्ट इंडियन टू गेट दिस अवार्ड इन इंग्लैंड, जो सैंड आर्ट के अंदर इंग्लैंड जाके सैंड वर्ल्ड अवार्ड पाए हैं। फ्रेड डेरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड जो है, ये एक पहले इंडियन को दिया गया, एंड ही इज़ फ्रॉम उड़ीसा से ये बिलोंग करते हैं। कौन का नाम है इनका, सुदर्शन पटनायक नाम है इसका। आगे चलते हैं नेक्स्ट जो है इंदौर और उदयपुर को ग्लोबल वेटलैंड सिटीज़ नेटवर्क के अंदर शामिल कर दिया गया है। आपको दो सिटीज़ का नाम है ग्लोबल, इसका नाम इसको इंक्लूड किया गया ग्लोबल वेटलैंड सिटीज़। वेटलैंड का मतलब है जो एरिया काफ़ी समय से पानी से घिरा हुआ है, इस तरीके का जो एरिया होता है तो वेटलैंड बोलते हैं। और इसको ग्लोबल वेटलैंड सिटी नेटवर्क के अंदर उदयपुर राजस्थान में जो है और इंदौर मध्य प्रदेश में है, इनको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर बेसिकली इंडिया के फर्स्ट टू सिटीज़ हैं जहाँ पर इनको यहाँ पर इंक्लूड किया गया इन द वेटलैंड सिटीज़ अंडर रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन बेसिकली इंटरनेशनल सिटी है ईरान के अंदर, जहाँ पर 1971 के अंदर हम लोगों ने मीटिंग की थी और इन वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने का डिसीजन लिया था। ये वेटलैंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रामसर उस जगह का नाम था जहाँ पर हम लोग मीट किए थे। तो एक कन्वेंशन डिज़ाइन हुआ इनका प्रोटेक्शन के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट। ये कार्बन स्टोरेज है यहाँ पर, इसका बहुत सारे स्पीसीज आते हैं यहाँ पर जो रह सकते हैं यहाँ पर, इनको कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए जो है हम रामसर कन्वेंशन साइन किए। कुछ आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स इसको डिस्कस करते हैं फटाक से। फर्स्ट जो अपॉइंटमेंट है वो आने वाला है, बेसिकली नए यूपीएससी के चेयरमैन आ चुके हैं, दैट इज़ अजय कुमार इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। अब यूपीएससी जो बॉडी है ये, इसके बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट बता देता हूँ। अजय कुमार तो इस वक्त के चेयरमैन है। अब यूपीएससी जो बॉडी है वो एग्जामिनेशन में इससे स्टैटिक पॉइंट्स बहुत सारे जनरेट होते हैं। स्टैटिक जो है पॉलिटी से रिलेटेड है, उसको मैं बता दे रहा हूँ, अब ध्यान से आप सुनिएगा। जो यूपीएससी है स्टैंड फॉर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, राइट। इसका जो बैकग्राउंड है वो 2-3 जगह में लिखा हुआ। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था, ब्रिटिशर लेके आए थे 1919 के अंदर, वहाँ पर इन्होंने सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन लाने का तय किया था। सेंट्रल वाली सेंट्रल पब्लिक सर्विस ऑल इंडिया की एक आएगी, सेंट्रल CPSC सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके बाद 1935 के अंदर जो आया था वहाँ पर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट देखा गया था। उसी फेडरल को हम नया नाम देके यूपीएससी का नाम दे दिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 35 से इसका बैकग्राउंड हम यहाँ पर देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक बुलवार्क है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का एक डिफेंस वॉल की तरह काम करता है यूपीएससी जो है। उस कॉन्स्टिट्यूशन को जो लोग सेफगार्ड करते हैं उनमें से एक जो है यूपीएससी है। उसका सुप्रीम कोर्ट भी वहाँ बैठा है, मगर उसके साथ साथ एक और बुलवार्क है जिसको यूपीएससी यहाँ पर नाम यहाँ मेंशन किया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से कहाँ आर्टिकल 315 से लेके 323 एग्जामिनेशन में आर्टिकल का पूछेगा तो रेंज याद रखेगा, ऑप्शन में रेंज दिखेगा। इस रेंज के अंदर आसपास जो आ रहा है वो सब आर्टिकल यहाँ से लिंक है। पार्ट कौन सा है आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 14 में मेंशन किया, 1/4 पार्ट 14 मेंशन किया हुआ। अपॉइंटमेंट जो होता है चेयरमैन का, जो अपॉइंटमेंट मिला है ना, कौन करता है अपॉइंटमेंट, इसका प्रेसिडेंट साहब करते हैं, याद रखना आपको। और क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, खाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंदर आपका 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज सच कोई क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है, नॉट मेंशन, मगर 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस वालों को ही ज़्यादातर उसका अपॉइंटमेंट किया जाता है। मेंबर्स कितने हैं, स्पेसिफिकेशन नहीं है कहीं पर भी। कंडीशन ऑफ सर्विस के कंडीशन कौन डिसाइड करेगा, ऑफकोर्स प्रेसिडेंट साहब डिसाइड करेंगे क्या क्या आपका कंडीशन रहने वाला। टेन्योर क्या है, टेन्योर में देखिएगा 2 चीज़ है, या तो आपका 6 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए सबसे पहला, अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ है, उससे पहले आपका एज अगर 65 ईयर्स हो चुका है तो भी आपका टेन्योर वहाँ खत्म हो जाता है। तो इधर ऑफ द वन कोई एक होना चाहिए, कोई भी एक, या तो आपको इधर 6 ईयर्स का टेन्योर होना चाहिए आपको, वो अगर हो गया तो ठीक है। अगर उससे पहले अगर 65 ईयर्स का एज हो गया है तो भी आपको टेन्योर आपको यहाँ पर खत्म होता हुआ मिल जाएगा, ठीक है। इंडिपेंडेंस होना चाहिए कि यूपीएससी एक रिक्रूटमेंट एजेंसी इंडिया में रिक्रूट करती है सिविल सर्वेंट्स के अंदर, सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करती है यहाँ पर, तो उसका इंडिपेंडेंस है एश्योर किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और इसका रेजिग्नेशन अगर देना है आप तो प्रेसिडेंट साहब को रेजिग्नेशन दिया जाता है। यूपीएससी के चेयरमैन अगर रिजाइन करेंगे प्रेसिडेंट साहब, क्योंकि अपॉइंटमेंट भी कौन कर रहा है, अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है यहाँ पर, प्रेसिडेंट साहब ही तो कर रहे हैं। इस वजह से इनका जो रेजिग्नेशन है
वो ही देखेंगे वो रिसीव करेंगे प्रेसिडेंट साहब। चलता है रिमूवल प्रोसीजर के अंदर प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं डायरेक्टली। प्रेसिडेंट जब देखेंगे कि ये बंदा इंसॉल्वेंट हो चुका है, कोई और ऑफिस में पेड सैलरी ले रहा है, या फिर उसका माइंड ठीक नहीं है, ये 3 कंडीशन के अंदर प्रेसिडेंट साहब चाहेंगे तो रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर मिसबिहेव किया गया है, तो यूपीएससी के कोई चेयरमैन है, कोई मेंबर है, उन्होंने मिसबिहेव किया है, तो उस केस में प्रेसिडेंट साहब अगर चाहेंगे तो इसको रिमूव कर सकते हैं मिसबिहेवियर नाम से। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक वॉचडॉग का नाम देकर मेरिट सिस्टम जो है इंडिया का मेरिट सिस्टम से काम करता है, मेरिट सिस्टम को लेके वो रिक्रूट करते हैं, राइट। तो इंडिया उसका एक वॉचडॉग है और एडवाइजरी बॉडी है, गवर्नमेंट को एडवाइस करती है अलग अलग रिक्रूटमेंट्स के स्टेजेस में। बाइंडिंग ऐसा नहीं, एडवाइस के अंदर मान भी सकती है गवर्नमेंट, नहीं मान सकती है। ठीक है, इनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्रेसिडेंट साहब अगर चाहें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को, इंपॉर्टेंट पोस्ट को यूपीएससी से बाहर भी रिक्रूट कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इंडिया के अंदर जो बॉडी एडवाइस करती है, बताया आपको, इट इज़ एडवाइजरी बॉडी। एडवाइस क्या करती है, एडवाइस किससे माने करती है, इंडिया में रिक्रूटमेंट कैसा होना चाहिए, कौन कौन से प्रिंसिपल फॉलो होंगे, एग्जामिनेशन कैसा होगा, एग्जाम में चीटिंग हुआ तो वो कैसे टैकल होगा, तो उसके बारे में सब एडवाइस वहाँ पर देती है। मगर एडवाइस एज सच मैंडेटरी नहीं है, गवर्नमेंट मान भी सकती है, नहीं मान सकती है। और यूपीएससी अपने एक रिपोर्ट जनरेट करता है, किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा। प्रेसिडेंट आपको रिपोर्ट सबमिट करेंगे, रिजाइन भी देंगे इनको और अपॉइंटमेंट भी इन्हीं से लेंगे। तो इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में प्रेसिडेंट का बहुत इमेंस रोल होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट पड़ेगा रहना आपको। ठीक है, और ये किस मिनिस्ट्री का, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक गवर्नेंस एंड पेंशन के अंदर काम करती है ये बॉडी, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक गवर्नेंस एंड पेंशन के अंदर काम करती है। ठीक है, चलते आगे नेक्स्ट जो है नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है इंडिया में, उसके नए चेयरमैन आ चुके हैं जस्टिस सूर्यकांत जी हैं, इनको नया चेयरमैन बनाया गया है नालसा का। नालसा जो बॉडी है ना इंडिया में, जो फ्री लीगल एड होता है ना, जो लोग गरीब हैं या फिर ST SC कम्युनिटी से हैं या कहीं से भी जो डिप्रेस क्लासेस हैं, जिनका गवर्नमेंट जिनको सपोर्ट करती है, जिनका जो लीगल एड है, मान लो जो कोई बंदा अगर लॉयर का कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो गवर्नमेंट अपने तरीके से अपने कॉस्ट में उनको अपना लॉयर एक देती है। जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, या तो PWD होना चाहिए, या तो पर्सन बिलो पॉवर्टी लाइन होना चाहिए, या फिर स्पेशल रिजर्वेशन क्लासेस होना चाहिए, फॉर ST SC हो गया, OBC हो गया, ज़्यादातर ST SC लोगों को मिलता है। ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको फ्री लीगल एड मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ताकि आप अपना केस वहाँ लड़ सकें। जिनके पास सुविधा नहीं है उनको सुविधा देने की यहाँ पर बात होती है। 1985 से ये बॉडी आई थी नालसा, जो फंक्शन कर रही है इंडिया के अंदर। एक एक्ट से इसको लाया गया था, 87 का एक्ट था, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट। हेडक्वार्टर्स मिलेगा न्यू दिल्ली के अंदर। एम क्या है, टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू पुअर एंड मार्जिनलाइज कम्युनिटी के अंदर इसको दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लॉ कमीशन जो है इंडिया में, उसके नए चेयरमैन आ चुके हैं, नए हेड आ चुके हैं। 23rd जो चेयरमैन है वो आ चुके हैं, दिनेश माहेश्वरी इनका नाम है। दिनेश माहेश्वरी इज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द 23rd लॉ कमीशन। इससे पहले लॉ कमीशन थी वो 22nd थी, ठीक है ना। अब इसका 23rd लॉ कमीशन के हेड है, इनका नाम है दिनेश माहेश्वरी इनका नाम है। अच्छा, लॉ कमीशन क्या है, लॉ कमीशन बता रहा हूँ क्या है। लॉ कमीशन जो बॉडी है ना इंडिया के अंदर, एक कमीशन, एक ग्रुप है जहाँ पर लोग बैठेंगे, एक्सपर्ट, जो जुडिशरी से एक्सपर्ट लोग बैठेंगे, यहाँ पर जुडिशियल मेंबर्स में एक्सपर्ट लोग बैठेंगे, जो देखेंगे इंडिया में कौन से लॉज ऐसे हैं जो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, जो पुराने हैं, जिसको चेंज करने का जरूरत आ चुका है, जो पुराने आउटडेटेड है, उनको यहाँ पर रिव्यू करेंगे, रिपील कर सकते हैं यहाँ पर। उसका कुछ रिसर्च करके ये लोग देते हैं। कोई नए लॉ लाने हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे संभालना है, उसका कुछ कैसे लॉ को इम्पैक्ट किया जा रहा है, उसके बारे में स्टडी करना, लॉज के बारे में बेसिकली स्टडी करना, नए लॉ लाना, पुराने लॉ हटाना, ऐड करना, चेंज करना, कुछ भी करना है आपको, तो वहाँ पर लॉ कमीशन का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडवाइस लेती है और इनकी एडवाइस से नए नए लॉज को रिप्लेस किया जाता है ज़्यादातर। ठीक है, ये बेसिकली एक नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है, नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर काम करती है। काम क्या है, रिसर्च बताया आपको, रिसर्च करती है अलग अलग लीगल मैटर्स के अंदर। जो फर्स्ट लॉ कमीशन है वो एस्टैब्लिश हुई थी, लॉर्ड मक्कले इसके चेयरमैन थे। चार्टर्स एक्ट ऑफ 1833 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, जहाँ पर उसके बाद जो है इंडियन पीनल कोड लेके आया गया था और CPC जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसको यहाँ पर लाया गया था। उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद जो फर्स्ट चेयरमैन कौन था इसका, MC सेतलवर्थ जो थे इसके फर्स्ट चेयरमैन थे। कब आए थे, 1955 के अंदर आए थे, 55 आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से पहले कौन था फर्स्ट वाला पूछेगा तो लॉर्ड मक्केले मार के आएगा, और इंडिपेंडेंस के बाद पूछेगा तो MC सेतलवर्थ 55 के अंदर अपॉइंटमेंट इनको मिला था। इस वक्त जो है 23rd जो है वो अपॉइंटमेंट इनको मिला है, 23rd में लिखा हुआ है। ठीक है, काम क्या है इस वक्त 23rd को जो टास्क दिया गया कि आपका ये काम है, आपको इसे इनके यहाँ रिसर्च करना कि कैसे इंडिया में एग्जिस्टिंग लॉज को ये लोग ट्यून करेंगे विथ DPSP, डायरेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब क्या होता है ना, कुछ लॉज है, वो लॉज क्या होना चाहिए, सिंक होने चाहिए, वो लॉज को सिंक होना चाहिए DPSP का। DPSP क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसीज आ रही है उसके साथ सिंक होना चाहिए जो लॉज है। लॉज बेसिकली काउंटर नहीं करना चाहिए उनको, गवर्नमेंट ऑफ पॉलिसीज को बड़े एक साथ इसको लेके चलना है आपको।
उसका काम है किस तरह हो सकता है, उसको यहाँ पर रिसर्च करने वाली बॉडी जो है सेनेटर लॉ और कुछ रिफॉर्म्स यहाँ पर सजेस्ट करने वाली है, ताकि और भी प्रोटेक्शन किस हो सके मार्जिनलाइज कम्युनिटी का, और सिंप्लीफाइड डिले वगैरह यहाँ पर हो सके। बेसिकली इन दोनों को सिंक करने का मेजर काम है, और ये तो कुछ एक्स्ट्रा भी काम दिए गए हैं कि इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करना है, प्लस जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ रिफॉर्म्स अगर चाहिए तो वहाँ पर भी ये काम, मेजर काम इसको ये दिया गया है बेसिकली। ठीक, चलते आगे। नेक्स्ट जो है यहाँ पर इंडिया के नए CGI अपॉइंट हो चुके हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे सीनियर मोस्ट जज हैं ये, BR गवाई नाम है इनका। BR गवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 52nd नंबर के CGI हैं, 52nd नंबर के CGI हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सबसे सीनियर मोस्ट जज हैं इंडिया के। अपॉइंटमेंट कैसे बोलते हैं, अपॉइंटमेंट इसको कौन करेगा, प्रेसिडेंट साहब करते हैं अपॉइंटमेंट, मगर अकेले नहीं करते हैं। प्रेसिडेंट साहब कंसल्टेशन करेंगे किससे, कॉलेजियम से, एक कॉलेजियम से पूछेंगे और उसके बाद अपॉइंटमेंट करें। कॉलेजियम का मतलब है प्रेसिडेंट साहब अकेले किसी को भी अपॉइंट नहीं कर सकते, वैसे अपॉइंट करेंगे मगर किसी से पूछने के बाद, किसी पूछेंगे। एक कॉलेजियम, एक टीम है जिसके अंदर प्रेसिडेंट साहब रिकमेंडेशन लेंगे, कहाँ से, सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जज, 4 सीनियर मोस्ट प्लस एक CGI। CGI को तो अपॉइंटमेंट कर देंगे, वो CGI का अपॉइंटमेंट कर देंगे नो डाउट। CGI का अपॉइंट करने के लिए कंसल्टेशन होगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को मिला के। अब अगर बाकी जज जो बच गए उनका अगर अपॉइंट करना तो उसके लिए 4 जज, सीनियर मोस्ट जज प्लस CGI खुद को इंक्लूड करेंगे वहाँ पर, और रिकमेंडेशन देंगे प्रेसिडेंट को ताकि वो इंडिया में अदर जजेस को अपॉइंट कर सके। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। तो अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट साहब करते हैं। खाली अगर CGI को अपॉइंट करना है, तो बहुत ईजी है वहाँ पर, खाली आपको रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा कुछ जजेस का, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कुछ रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा। यहाँ पर अगर CGI के बाद जो बाकी जज जो बच गए, अदर जज जो है उनको अगर अपॉइंट करना तो 4 लोग प्लस CGI से पूछा जाएगा, उसके बाद प्रेसिडेंट साहब रिकमेंडेशन देंगे अदर जजेस के बारे में, याद रखना। ठीक है, उड़ीसा हाई कोर्ट के नए हेड आ चुके, नए चीफ जस्टिस आ चुके हैं। उड़ीसा हाई कोर्ट के नाम क्या है इसका, हरीश टंडन नाम है। उड़ीसा हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस हैं यहाँ पर। ठीक है ना, इनका भी सेम होता है, चीफ जस्टिस ऑफ जो उड़ीसा हाई कोर्ट है इनका भी एक कॉलेजियम से टीम रिकमेंडेशन देता है किसको, ऑफकोर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। प्रेसिडेंट यहाँ पर हाई कोर्ट का जज हो, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का रिकमेंडेशन ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट के जज ही करते हैं, ज़्यादातर रिकमेंडेशन आता है सुप्रीम कोर्ट के जज ही करता है ज़्यादातर। मगर हाई कोर्ट के जो अपॉइंटमेंट है वहाँ से रिकमेंडेशन कहाँ से आता है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से आएगा अगर आप बाकी जज को अपॉइंट कर रहे हैं, और कुछ अलग जज से भी आता है। वो रिकमेंडेशन देंगे, कॉलेजियम देगा प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट आगे से अपॉइंट करेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, इस वक्त जो है जो हरीश टंडन जो है इस वक्त उड़ीसा के CGI चीफ जस्टिस हैं उड़ीसा के। और इंडिया का कौन है, इंडिया के हैं BR गवाई, 52nd नंबर इनका नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ज्ञानेश कुमार को अपॉइंटमेंट दिया गया है। इलेक्शन कमिश्नर जो है इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 50 ने मेंशन किया हुआ है, आर्टिकल नंबर 324 में मेंशन किया गया है, देखना इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इंडिया के अंदर इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। हमारे पार्लियामेंट का इलेक्शन हो गया, स्टेट असेंबली का इलेक्शन हो गया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सबका इलेक्शन यहाँ पर कंडक्ट कराता हुआ मिलेगा। ठीक है, अपॉइंटमेंट कहाँ से मिलेगा, ऑफकोर्स प्रेसिडेंट साहब करेंगे अपॉइंटमेंट। मेजर बॉडी है, एक मल्टी बॉडी है, 3 लोग यहाँ मिलते हैं बेसिकली। उसमें से हेड होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसका नाम इस वक्त इनका नाम है ज्ञानेश कुमार। ठीक है, टेन्योर वगैरह सच कहीं लिखा नहीं है, मगर ज़्यादातर 6 years और 65 जो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का जो जज है या फिर CGI का जो होता है वही सेम यहाँ मेंशन किया गया है। बाकी ज़्यादातर इसका सेम होता है, जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज को जितना ट्रीट किया जाएगा उसी तरह से इनको ट्रीटमेंट भी मिलता है ज़्यादातर राउंड्स में। रिमूवल भी सिमिलर है, सुप्रीम कोर्ट के जज की जैसा रिमूव होता है, इसको भी सिमिलर तरीके से रिमूव, क्योंकि मैक्सिमम कंडीशन में मिलेगा। उनका टेन्योर हो गया, अपॉइंटमेंट कंडीशन हो गया, प्रेसिडेंट साहब करते हैं, सो सिमिलर तरीके से इसको रिमूवल का प्रोसीजर भी सेट किया गया, ज़्यादातर सेम ग्राउंड में इसको रिमूव किया जाता है। ठीक है, इनको चलता है। नेक्स्ट, RBI के नए डिप्यूटी गवर्नर अपॉइंट हो चुके हैं। पूनम गुप्ता नाम है इनका, पूनम गुप्ता इज डिप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI। जो गवर्नर है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के रिकमेंडेशन से अपॉइंटमेंट इनको मिलता है बेसिक। ठीक है, RBI से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है जो आज तक हुआ है, उसको मैंने यहाँ लिस्ट डाउन कर रखा है, उसके बाद बता देता हूँ, डिस्कस कर देता हूँ। पूनम गुप्ता के अलावा जो है और क्या एग्जाम पूछेगा कि सर इंडिया के ये तो फीमेल है, राइट, शी इज़ द फीमेल डेप्यूटी गवर्नर। तो इंडिया के फर्स्ट फीमेल ये नहीं है, फीमेल तो है, शी इज़ नॉट द फर्स्ट फीमेल। फर्स्ट फीमेल पूछेगा कि इंडिया के फर्स्ट फीमेल गवर्नर कौन है, तो गवर्नर के पोजीशन में अब तक कोई भी नहीं है। देयर इज नो फीमेल गवर्नर ऑफ RBI, अभी तक कोई बना नहीं है, मगर डेप्यूटी गवर्नर बने हैं। देखिए ये भी डेप्यूटी गवर्नर है, लिखा हुआ डेप्यूटी गवर्नर, गवर्नर नहीं है, डेप्यूटी गवर्नर। गवर्नर आज तक नहीं बने हैं,
कोई भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फीमेल कैटेगरी के अंदर डेप्यूटी गवर्नर बन चुके हैं। नाम क्या है इनका, के जी दोषी नाम है। आरबीआई के फर्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फर्स्ट डेप्यूटी गवर्नर। ऑसबॉर्न स्मिथ का नाम अगर आएगा तो ये खाली फर्स्ट गवर्नर है। 1 अप्रैल 1935 के अंदर ये बने थे। जब आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ तो उसके बाद आरबीआई जब से काम करना स्टार्ट किया तो आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर पूछेगा तो ऑसबॉर्न स्मिथ मार के आना है। इंडिपेंडेंस के बाद जो है अगर पूछेगा इंडिपेंडेंस के समय या इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिपेंडेंस जस्ट पहले कौन था, उनका नाम क्या मार के आएंगे आप, सीधी देशमुख मार के आएंगे। मैक्सिमम समय तक कौन था गवर्नर, पूछेगा मैक्सिमम टाइम, इट इज़ बंगाल रामो राव। और सबसे ऐसा गवर्नर जो गवर्नर भी रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं और फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, इज नन अदर देन द फेमस पर्सन, फेमस इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ओनली प्राइम मिनिस्टर टू बी अपॉइंटेड एज गवर्नर पूछेगा तो आपको यहाँ पर मार के आना इनका नाम। एम नरसिम्हन, जो नरसिम्हम नाम है इनका, जो है टैग है आरबीआई गवर्नर, इज ओनली आरबीआई गवर्नर फ्रॉम आरबीआई कैडर। आरबीआई के कैडर से ये थे, आरबीआई में काम करते थे, उसके बाद ऑफिसर के बाद इनको आरबीआई का गवर्नर बनाया गया था। ओनली ऐसे लोग हैं जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं और आरबीआई के कैडर से भी बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब अपॉइंटमेंट जो इन लोगों को मिला है, जो लिस्ट बताया आपको इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से पास में जो मिला है, इस वक्त भी जो पूनम गुप्ता को मिला हुआ है, ये अपॉइंटमेंट कहाँ से मिला है, मॉनेटरी पॉलिसी से मिला है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी, इंडिया के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो अलग अलग काम है वो मेजर काम्स को ही देखते हैं। डिसीजन जो होता है यहाँ से लिया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। 6 लोग की कमेटी होती है जो ज़्यादातर पॉलिसी डिसीजन लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, और ये बाइंडिंग डिसीजन होते हैं, बाकी सब बैंक को मानना पड़ता है। 6 लोग होते हैं और साल में मिनिमम 4 बार मीट करना पड़ेगा इन 6 लोगों को। 6 लोग कौन है इसमें से, एक तो ऑफकोर्स आरबीआई के गवर्नर हो गए, एक डेप्यूटी गवर्नर हो गए, एक ऑफिसर है आरबीआई का, उसके बाद 3 ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगी जो एक्सपर्ट है इकोनॉमिक्स वगैरह में, बैंकिंग के फील्ड में एक्सपर्ट है। 6 लोग हो गए, एटलीस्ट साल में 4 बार मीट करेंगे। आपको आपसे एक क्वेश्चन पूछो कि आरबीआई का इस वक्त हेडक्वार्टर्स कहाँ मिलेगा आपको, किस सिटी में मिलेगा, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आरबीआई का हेडक्वार्टर्स कहाँ मिलेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। पीएफआरडीए के नेक्स्ट चेयरमैन आ चुके हैं, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो है इंडिया में जो पेंशन्स जो है, पेंशन फंड को जो कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, उसकी बॉडी का नाम है पीएफआरडीए। इसके नए चेयरमैन का नाम क्या है, शिव सुब्रमण्यम नाम है इनका। रेगुलेटरी बॉडी है, नेशनल पेंशन सिस्टम को कंट्रोल करती है, 2003 में आई थी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करती है, पेंशन फंड से रिलेटेड है बॉडी। ठीक है, इंडिया के नए चेयरमैन आ चुके हैं सेबी के। सेबी का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इंडिया में स्टॉक मार्केट है ना, सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट है, स्टॉक मार्केट जो है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया आपका, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, इस सबको स्टॉक मार्केट कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करती है, डिसीजन लेती है, यहाँ पर रूल्स बनाती है, उसका नाम है सेबी। स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, अलग अलग कंपनीज का स्टॉक लिस्टिंग होते हैं, कुछ रूल्स बनाएंगे उनके लिए। उनके नए चेयरमैन है तुहिन कंता पांडे जी जो है, ये इनके नए चेयरमैन आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बता दिया आपको, बॉडी कब आई थी, 88 में आई थी और 1992 के अंदर हर्षद मेहता स्कैम हुआ था। इससे पहले हर्षद मेहता स्कैम के बाद इस बॉडी को स्टैच्यूटरी लॉफुली डिक्लेयर किया गया था और ये लॉ के बाद स्टैच्यूटरी बॉडी बन गई थी। 1982 के अंदर इसको स्टैच्यूटरी बॉडी बना दी गई थी और इसको पावर्स भी इसकी बढ़ा दी गई थी कि इससे पहले स्कैम हुआ था, हर्षद मेहता ने बहुत बड़ा स्कैम किया था जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। उसके बाद इसको बॉडी को हम लोग थोड़ा और एम्पावर करके इसको स्टैच्यूटरी स्टेटस दे दिए। यहाँ पर हेडक्वार्टर्स कहाँ मिलेगा, ऑफकोर्स मुंबई में मिलेगा आपको। और फर्स्ट चेयरमैन कौन था जब अपॉइंटमेंट हुआ, जब फर्स्ट बनी थी 1988 के अंदर, तो फर्स्ट इसका जो चेयरमैन थे S.A. डवे साहब थे फर्स्ट चेयरमैन। सेकंड चेयरमैन कौन थे, जी.वी. रामाकृष्णन के समय में इसको स्टैच्यूटरी स्टेटस मिला था, जो आपका स्कैम हुआ था हर्षद मेहता के अंदर। उसके बाद जो है स्टैच्यूटरी इसको बना दिया गया था, पावर्स बढ़ा दी गई थी इसकी, और जी.वी. रामाकृष्णन उस समय थे चेयरमैन। और फर्स्ट वुमेन्स चेयरमैन जो है माधवी पुच नाम है इनका, जिनको रिप्लेस किए हैं तो ये कंदा पांडे। तो इससे पहले जो थे माधवी, वो बेसिकली माधवी बुच साहब थे। माधवी बुच वाज द फर्स्ट वुमेन टू हैव दिस सीट एंड शी वाज आल्सो द फर्स्ट वुमेन। ठीक है, और एक पॉइंट जो एग्जाम में भाई पूछा गया जो बुक्स में नहीं है ज़्यादातर, सेबी जब एस्टैब्लिश हुआ था 1988 के अंदर, उस समय इंडिया में कौन सा 5 वर्षीय योजना चल रहा था, उस समय इंडिया में 7th 5 ईयर प्लान चल रहा था ना, 7th 5 ईयर प्लान था। जब स्टैच्यूटरी स्टेटस इसको मिल गया तब कौन सा प्लान आ गया था, तब प्लान आया था हमारे पास 8th 5 ईयर प्लान, 8th प्लान आ गया था, या था ना 8th प्लान आ गया था, तभी इसको स्टैच्यूटरी बनाया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है इंडिया में नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र आ चुके हैं, जिनका नाम क्या है, इनका नाम यहाँ लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, वी अनंत नागेश्वरम इज द न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक एडवाइज़र है
जो गवर्नमेंट को अलग अलग इकोनॉमिक पॉलिसीज एडवाइस करते हैं, नाम क्या है, वी अनंत नागेश्वर। अपॉइंटमेंट मिला बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में काम कर रहे हैं ज़्यादातर, और बजट जो रिलीज होता है इनकी बैकग्राउंड में ये बहुत एक्सटेंसिवली काम करते हैं। और इंडिया के अंदर इकोनॉमिक सर्वे रिलीज होता है उसके अंदर भी इनका मेजर रोल रहता है। बजट हर साल कब रिलीज होता है, इंडिया का जो बजट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1 फ़रवरी को होता है, उससे एक दिन पहले क्या रिलीज होता है, इकोनॉमिक सर्वे। ये क्या होता है, बजट जो होता है ना वो आने वाला समय के अंदर जो फ्यूचर समय है, कितना खर्चा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करने वाले, कितना रेवेन्यू उसके पास आएगा, तो उसका एक हिसाब किताब है, जस्ट एक फ्यूचर एस्टिमेट है, एस्टिमेट टाइप का कि फ्यूचर में कितना पैसा आएगा, कितना पैसा जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे क्या है, ये पास्ट का सर्वे कि इंडिया का लास्ट ईयर जो गया है, पास्ट में अलग अलग सेक्टर्स में कैसा पोजीशन रहा है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक सर्वे। वो एक दिन जस्ट पहले आता है बजट से, वो भी यहाँ पर इनका भी मैक्सिमम रोल आता है, वी अनंत नागेश्वर सबका। ठीक है, इंडिया में इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जो है, एथलीट कमीशन के नए चेयरमैन आ चुके हैं, मीराबाई चानू, बहुत इंपॉर्टेंट है, मीराबाई चानू इज द करेंट इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के एथलीट कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं, चेयरमैन है इस वक्त। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अगेन प्रेसिडेंट साहब इलेक्ट हो चुके, प्रेसिडेंट जो है वी कॉमेंट्री इनका नाम है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के ये हेड है, प्रेसिडेंट है, क्या नाम है आपको, वी कॉमेंट्री इनका नाम है। ठीक है, आगे नेक्स्ट होता है बीसीसीआई के नए सेक्रेटरी आ चुके हैं, बेसिकली इससे पहले थे जय शाह, जय शाह तो अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हेड बन चुके हैं। अब उसके बाद बीसीसीआई के सेक्रेटरी कौन बनेंगे, उनका नाम है यहाँ पर देवजीत साई का नाम है, देवजीत साई का इज द करंट सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड फॉर कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, क्रिकेट को कंट्रोल करते हैं। प्रेसिडेंट साहब कौन है इस बीसीसीआई के, रॉगर बिनी है, और सेक्रेटरी कौन है, सेक्रेटरी का फोटो यहाँ पे मिलेगा आपको, देवाजीत साई का नाम है, और हेडक्वार्टर्स कहाँ मिलेगा आपको, मुंबई के में मिलेगा। एक और बॉडी है आईसीसी, जिसके चेयरमैन इस वक्त जय शाह है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 में आई थी, दुबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर्स मिलेगा आपको। ठीक है, इसरो, इसरो के नए हेड आ चुके हैं, इसरो के नए जो चेयरमैन नाम क्या है, डॉक्टर वी नारायण नाम है इनका। और इसरो जो बॉडी थी इसके दो यहाँ पर आपको यहाँ लोगो भी मिलेगा आपका, दो कलर यूज़ हुआ है यहाँ पर, एग्जाम पूछता है कि कौन से कलर, कितने कलर यूज होते हैं इसरो के लोगों के अंदर, एक ऑरेंज और एक ब्लू। इसरो जो बॉडी थी 15 अगस्त 1969 में आई थी, और विक्रम साराभाई के फर्स्ट चेयरमैन थे, और इस वक्त है वी नारायण साहब। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट, सतीश कुमार जो है चेयरमैन एंड सीईओ आ चुके हैं रेलवे बोर्ड के, करंट चेयरमैन एंड सीईओ। नेक्स्ट सेक्शन अवार्ड्स की तरफ चलते हैं। अवार्ड्स में सबसे पहला जो अवार्ड है न्यूज़ में जो है वो वर्ल्ड प्राइज़ है, ये वर्ल्ड पीस प्राइज़ नहीं है, वर्ल्ड फूड प्राइज़ है। ये ब्राज़ील की वुमेन है, मेरिंगेला इनका नाम है, इनको ये मिला गया है वर्ल्ड फूड प्राइज़। नेक्स्ट चलते आगे, यूनेस्को का प्रेस फ्रीडम प्राइज़ है, जो ला पेरेंसा बोल के एक न्यूज़पेपर है, किस कंट्री का है, ये निकारागुआ का न्यूज़पेपर है, उसको ये प्रेस फ्रीडम प्राइज़ मिला है यूनेस्को की तरफ से। चलते आगे नेक्स्ट, थर्ड नंबर जो प्राइज़ है ये है पुलिट्जर प्राइज़, बहुत इंपॉर्टेंट है पुलिट्जर प्राइज़, ऑलरेडी एग्जाम में पास में पूछा गया है कि पुलिट्जर प्राइज़ किस फील्ड से रिलेटेड है। ये है आपको जर्नलिज्म से रिलेटेड ये प्राइज़ है, जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो जर्नलिज्म के अंदर जो प्रैक्टिस की जाती है, जो बेस्ट निकलता है उसके अंदर, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 3 बेसिकली न्यूज़पेपर्स को यहाँ पर मिला है, 3 जर्नलिस्ट जो आपके न्यूज़ एजेंसीज हैं उनको मिला गया। फॉर एग्जाम्पल न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला गया है, वॉशिंगटन पोस्ट को मिला है, और वॉल स्ट्रीट जर्नल को मिला है। ये तीनों के तीनों अमेरिकन न्यूज़ एजेंसीज हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग में अगर आप कैटेगरी में देखेंगे तो यहाँ पर वॉशिंगटन पोस्ट को मिला है, और नेशनल रिपोर्टिंग अगर देखेंगे तो यहाँ पर वॉल स्ट्रीट जर्नल को मिला है। एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर ये जो फील्ड है ना, ये फील्ड पूछेगा कि पुलिट्जर प्राइज़ किस फील्ड में दिया जाता है, तो ये जर्नलिज्म के फील्ड में दिया जाता है, मीडिया के फील्ड में दिया जाता है। चलते आगे नेक्स्ट जो है प्रिट्जकर प्राइज़ है, प्रिट्जकर देखिएगा, एक है पुलिट्जर, दिस इज पुलिट्जर PULITZER, पुलिट्जर प्राइज़ पूछेगा तो आपको जर्नलिज्म की तरफ जाना है, और प्रिट्जकर प्राइज़ पूछेगा वहाँ आपको आर्किटेक्चर की तरफ जाना है। ये एक चाइनीज़ आर्किटेक्चर है, लियू जियाकुन नाम है इनका, इनको मिला है। एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इनका नाम तो इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर ये फील्ड पूछेगा आपको, ये किस फील्ड से है, याद रखना आपको। प्रिट्जर जो प्राइज़ है ये आर्किटेक्चर की फील्ड से है, और ये जो पुलिट्जर है ये जर्नलिज्म की फील्ड से ही आता है। नेक्स्ट होता है एबल प्राइज़ है, एबल प्राइज़ बेसिकली इसका नाम है नोबेल प्राइज़ फॉर मैथमेटिक्स के नाम से फेमस है, बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स की फील्ड में दिया जाता है, मैथमेटिक्स की फील्ड में दिया जाता है, और जापानीज़ मैथमेटिशियन मसाकी काशिवारा को मिला है बेसिकली। तो देखना एबल प्राइज़ इज़ फॉर मैथमेटिक्स। चलते आगे नेक्स्ट, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स के अंदर सबसे बेस्ट एयरपोर्ट जो है वो टैग मिला है किसको, उस टैग दिया गया है सिंगापुर को। सिंगापुर सबसे बेस्ट एयरपोर्ट है अंडर स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स। चलते आगे नेक्स्ट, हमारे प्रेसिडेंट मैडम है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, इनको पोर्चुगल की तरफ से, पोर्चुगल जो कंट्री है उनकी तरफ से सिटी की ऑफ ऑनर अवार्ड मिला है, सिटी की ऑफ ऑनर अवार्ड।
ऑफ लिस्बन सिटी। लिस्बन बेसिकली कैपिटल है, तो ये पूरा अवार्ड का नाम है सिटी की ऑफ ऑनर ऑफ लिस्बन सिटी बाय पोर्चुगल। पोर्चुगल की तरफ से दिया गया है ये अवार्ड टू आवर प्रेसिडेंट मैडम। चलते आगे नेक्स्ट, पीएम मोदी को 2 अवार्ड्स मिला है, 2 अलग अलग कंट्री से मिला। फर्स्ट तो मॉरिशियस से मिला है। मॉरिशियस का जो ऑर्डर ऑफ द स्टार अवार्ड है, हाईएस्ट इनका जो अवार्ड ऑनर अवार्ड ऑर्डर ऑफ द स्टार नाम से फेमस है, ये पीएम मोदी को रिसेंटली दिया गया है, देख पा रहे हैं आप। उसके बाद जो है मिथरा विभूषणा, ये है श्रीलंका का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, हाईएस्ट स्टेट ऑनर जो है श्रीलंका का, मिथारा विभूषणा, तो ये भी अगेन पीएम मोदी को मिला है। तो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। मिथारा विभूषणा जो है श्रीलंका का स्टेट ऑनर है हाईएस्ट लेवल का, एंड दिस इज ऑर्डर ऑफ द स्टार अवार्ड मिलेगा तो आपको मॉरिशियस मार के आना है, ठीक है। चलते आगे नेक्स्ट जो है सरस्वती सम्मान अवार्ड है। ये बेसिकली लिटरेरी वर्क के लिए दिया जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 8 शेड्यूल है उसके अंदर हमारे पास 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं। अगर 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस के अंदर कोई भी एक लैंग्वेज के अंदर आपका एक्सटेंसिव काम अगर आप किए हैं लास्ट 1 ईयर के अंदर, अच्छा आपका लिटरेरी वर्क है वहाँ पर इस केस में सरस्वती सम्मान अवार्ड दिया जाता है। इस केस के अंदर भरेश दास जो है इनको अवार्ड मिला है। इनका एक फेमस बुक थी, संस्कृत बुक, जिसका नाम है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। इसी बुक के लिए इनको मिला है। बेसिकली नाम था कि सरस्वती सम्मान अवार्ड भद्रेश दास जी को मिला है, और ये उनका बुक जो है इनके लिए मिला है। बेसिकली लिटरेरी वर्क के लिए दिया जाता है ये अवार्ड, सरस्वती सम्मान अवार्ड। चलते हैं नेक्स्ट 59th ज्ञानपीठ अवार्ड जो है, अगेन ये विनोद कुमार शुक्ला जी को मिला है। वह इंपॉर्टेंट है, 59th है, 2025 का ये न्यूज़ है, बेसिकली 2025 का न्यूज़ है। तो ये हिंदी लिटरेचर में जो अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उनको मिला जाता है। फर्स्ट टाइम ये अवार्ड मिला था 1965 में जी शंकरा करूप जी को मिला था। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछा गया है कि फर्स्ट टाइम ये जो अवार्ड है किसको दिया गया था। ये मलयालम फील्ड से रिलेटेड इन्होंने काम किया था, तो उस वजह से इनको फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। मगर इस वक्त का जो 59th अवार्ड है वो विनोद कुमार शुक्ला जी को मिला है फॉर हिंदी लिटरेचर। चलते आगे नेक्स्ट, रिपब्लिक डे की परेड जो हुआ 26 जनवरी की परेड के अंदर, उसमें अलग अलग स्टेट अलग अलग झांकी दिखाई थी अपनी अपनी। वहाँ पर उत्तर प्रदेश जो है सबसे बेस्ट झांकी का अवार्ड मिला इनको। अब वो अगर आप मिनिस्ट्री देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को सबसे बेस्ट मिनिस्ट्री और बेस्ट झांकी का अवार्ड यहाँ पर इनको मिला है, ठीक है। और अब मुझे कि सेकंड बेस्ट किसको मिला। सेकंड बेस्ट जो झांकी थी वो त्रिपुरा की थी। जो त्रिपुरा की जो कराची पूजा फेस्टिवल है वहाँ पर उनको दिखाया गया था झांकी के अंदर, इस तरीके का झांकी के अंदर। ये तो उत्तर प्रदेश का है, मगर सिमिलर तरीके से कराची पूजा को यहाँ पर असेंबल किया गया था। और उत्तर प्रदेश का जो ये झांकी है बेसिकली महाकुंभ थीम से रिलेटेड है एक्चुअली, जिसको यहाँ पर बेस्ट झांकी का अवार्ड यहाँ मिला गया, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट जो है ऑस्कर अवार्ड्स जो है जो हर साल दिया जाता है बाय एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस, AMPS। याद रखना है इसका फुल फॉर्म, आपको एग्जामिनेशन में इसका फुल फॉर्म एब्रिविएशन पूछ सकता है आपको आराम से। तो ये जो है अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड जो है ये हर साल दिया जाता है। किस फील्ड में? ऑफकोर्स पिक्चर्स जो मूवी बनती है उसके फील्ड में दिया जाता है। ये 1929 से स्टार्ट हुआ था और हर साल अमेरिका में ही दिया जाता है। फिक्स है लोकेशन, अमेरिका को छोड़ के कहीं और दिया नहीं जाता है। इस साल का जो अमेरिका ये जो ऑस्कर अवार्ड है, बेस्ट पिक्चर अवार्ड जो है ये अनोरा को मिला है। याद रखना आपको, अनोरा। इसी अनोरा के फिल्म के अंदर एक एक्टर थे लीडिंग रोल जो प्ले कर रहे थे, उनका नाम था ब्रूटलिस्ट। उसके बाद जो एक्ट्रेस है इनका नाम है मिकी मेडिसन नाम है। याद रखना आपको तीनों का नाम, अनोरा, ब्रूटलिस्ट एंड मिकी मेडिसन। के 3 बेसिकली मेजर कैटेगरीज है जो एग्जाम में पूछ सकता है आपको। बेस्ट पिक्चर अवार्ड, बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल, बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल। ये तीनों इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर, से भूलिएगा नहीं, देख के जाइएगा। अब इंडियन साइड से कुछ पास्ट में इंडिया को जो अवार्ड मिल चुका है ऑस्कर से, फॉर एग्जाम्पल जो है बेस्ट जो आपका ये ओरिजिनल सॉन्ग है, ये RRR मूवी से जो आपका नाडू नाडू है, इनको मिल चुका है ऑलरेडी ऑस्कर्स विनिंग सॉन्ग है ये आपका। और इससे पहले जो है AR रहमान का जो जय हो मूवी से जो गुलजार है आपका ये जय हो जो सॉन्ग है स्लम डॉग मिलियनेयर में, उनको मिल चुका है पहले में। और बेस्ट कॉस्ट्यूम के अंदर भानु अथिया जी को ऑलरेडी गांधी फिल्म के लिए ये बेस्ट कॉस्ट्यूम अवार्ड मिला। ये 3 कुछ इंपॉर्टेंट मेरे को लगा तो मैंने आपको बता दिया। और एक है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, जो द एलिफेंट विस्पर्स के फिल्म को यहाँ पर मिला बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड। पास्ट में इंडिया में मिल चुका है, तो जस्ट इसको रिलेटेड करने मान लीजिए आपको पुराना पूछेगा तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंडिया की तरफ से ऑस्कर्स में क्या इसका हिस्ट्री रहा है। और ऑस्कर्स जो है फर्स्ट टाइम दिया गया था कौन से ईयर में? 1929 में दिया गया था। चलते हैं आगे नेक्स्ट आ रहा है आपका आईफा अवार्ड्स जो है, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स। ये दिया गया किस सिटी के अंदर? जयपुर, राजस्थान के अंदर दिया गया ये अवार्ड। बहुत फेमस अवार्ड होता है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स। बेस्ट पिक्चर जो है ये लापता लेडीज़ को मिला है। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल कार्तिक आर्यन, देख पा रहेंगे आप।
बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस जो है ये नितांशी गोयल को मिला है। अगेन लापता लेडीज़ में एक्टिंग की है इन्होंने, बहुत अच्छा एक्टिंग की है, तो उनको से इनको मिला है बेस्ट एक्ट्रेस के अंदर। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा ये राकेश पोशान जी को मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राकेश जी है बेस्ट आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के अंदर, कार्तिक आर्यन है बेस्ट एक्टर, नितांशी जी हैं बेस्ट एक्ट्रेस, ठीक है। और बेस्ट पिक्चर तो ऑफकोर्स आपको लापता लेडीज़ मिलेगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट जो है बेसिकली मिस वर्ल्ड 2025 जो है ये फर्स्ट टाइम एक ब्लैक लेडी को, बेसिकली ब्लैक लेडी तो नहीं बोलना चाहिए, फर्स्ट टाइम एक अफ्रीकन लेडी को मिल रहा है। टाउस जो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, नाम इनका आप देख पा रहे होंगे, प्रोनाउंस तो मैं नहीं कर पाऊंगा, डिफिकल्ट है थोड़ा सा। तो फर्स्ट मिस वर्ल्ड टू गेट दिस अवार्ड ऑफ मिस वर्ल्ड इस यहाँ आपको दिया गया, साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। ग्रैमी अवार्ड्स के बारे में बात करते हैं। ग्रैमी अवार्ड बेसिकली म्यूजिक के लिए आता है और ये बियॉन्स नाम है इनका। इस साल का ग्रैमी अवार्ड मिला है। इनकी जो एल्बम थी काउबॉय चार्टर, इनके वजह से इनको एक ग्रैमी अवार्ड 2025 का म्यूजिक से रिलेटेड है ये दिया जाता है। तो इनका नाम दिख रहा होगा, बियॉन्स नाम है, और इनका जो एल्बम है काउबॉय चार्टर, इनका नाम भी याद रखिएगा। कुछ डिफेंस और साइंस एंड टेक से कवर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है। फर्स्ट देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हुई है। फॉर एग्जाम्पल ला परूज एक एक्सरसाइज है जो बहुत सारे नेशंस मिलके पार्टिसिपेट करते हैं। ये कहाँ पर हुई थी? फ्रांस के अंदर हुई थी। इंपॉर्टेंट है कि ला परूज एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारे नेशंस पार्टिसिपेट करते हैं। लिस्ट है, मैं लिस्ट नहीं पूछेगा आपसे तो कि ला परूज एक्सरसाइज कहाँ पर हुई थी, तो फ्रांस होस्ट था एक्सरसाइज का। देखिएगा तो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से अगर आप एक्सरसाइजेस कवर कर रहे हैं, डिफेंस एक्सरसाइजेज अगर आप कवर करते हैं जो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड अगर कंडक्ट करती है या फिर पार्टिसिपेट करती है वहाँ पर, या 3 कैटेगरी में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो कैटेगरी है वो मल्टीनेशनल कैटेगरी होता है, मतलब बहुत सारे नेशंस मिलकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 से ज़्यादा नेशंस हैं, 3, 10, 15। और एक होता है जो इंडियन आर्म फोर्सेस अपने मतलब हिसाब से, मतलब अपने ही अंदर कर रही है बेसिकली। ये एक बेसिकली क्या होता है ना, इंडियन आर्म फोर्सेस अपनी ही कैपेबिलिटी दिखाने के लिए खुद से अकेले ही एक्सरसाइज कर रही है। इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर इंडियन नेवी हो गई, इंडियन कोस्ट गार्ड हो गया, इंडियन आर्मी हो गई, इंडियन एयरफोर्स हो गई, तो उसके खाली वो ही इन्वॉल्व है और कोई यहाँ पर सेपरेट कंट्री इन्वॉल्व नहीं है। और एक होता है यहाँ पर कंट्री स्पेसिफिक, जहाँ एक कंट्री के साथ एक्सरसाइज हो रही है, कोई एक और कंट्री है वहाँ पर उनके नाम से एक्सरसाइज है। तो ये 3 कैटेगरी है, तो कवर करते हैं। फर्स्ट जो है मल्टीनेशनल कैटेगरी है, बहुत सारे नेशन इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर आपको नेशन का नाम तो नहीं पूछेगा एज सच, कौन कौन नेशन है, बहुत सारे नेशन होते हैं। यहाँ पर आपको लोकेशन पूछ सकता है कि कहाँ पर हुई है, बेसिकली वो इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट फ्लैग जो है, डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज जो है ये यूएई में हुई है। इनिक्वाइज एक्सरसाइज है, इनिक्वाइज ये ग्रीस में हुई है। ला पेरिस बताया, ला पेरिस आपकी बेसिकली ला पेरिस बेसिकली अलग अलग स्टेट में हुई है, जो आपका मलक्का, सुंदा एंड लोम्बर्ग स्टेट है, वो आसपास आपको मिलेगी। चलते आगे, नेक्स्ट जो है अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट जो है ये भी अगेन तांजानिया में हुई है। इंपॉर्टेंट है ना, जो तांजानिया का जो 10 इस सलम पोर्ट है वहाँ मिलेगा आपको। तो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ये जो डेजर्ट फ्लैग है ये ऑफकोर्स इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट की, यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट की थी। इन्हीं कॉज के अंदर अगेन इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट की थी। ला पेरूस, ये आपको थोड़ा लग रहा होगा कि ये एयर नहीं, ये एक्चुअली वाटर से रिलेटेड है। ला पेरूस जो नाम है ये नेवी पार्टिसिपेट की है। देखिए डेजर्ट फ्लैग ये नाम ही इसका एयर से रिलेटेड है, इसलिए एयरफोर्स के नाम से उसको आप लिंक कर सकते हैं। यहाँ पर इन कॉज में भी एयरफोर्स पार्टिसिपेट की हमारी, और नेवी में ला पेरूस पार्टिसिपेट की, और इंडियन अफ्रीका की मैरीटाइम एंगेजमेंट में यहाँ पर इंडियन नेवी पार्टिसिपेट कर रही है। उसको देखते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस आपस में जो है अकेले ही या अपनी कैपेबिलिटीज़ बढ़ाने के लिए, अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए या फिर थ्रो ऑफ मतलब एक शो करने के लिए उसको एक एक्सरसाइज की जाती है। फॉर एग्जांपल आक्रमण एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स ने किया है। डेजर्ट हंट, युद्ध कौशल, ये 3 जो है इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड है। और एक एक्सरसाइज है जो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड दोनों ने मिलकर किया है, ट्रोपिक्स नाम है इसका, ट्रोपिक्स। और एक है जो इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है ये, मतलब तीनों फोर्सेस इन्वॉल्व है। प्रचंड प्रहार नाम है इसका, याद रखना आपको। तीनों इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा इसको। अब खाली इंडियन आर्मी का इन्वॉल्व है, डेविल स्ट्राइक में इन्वॉल्व है, इंडियन आर्मी की तरफ से एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। और इंडियन आर्मी और इंडियन कोस्ट गार्ड में है जल थल रक्षा, ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जहाँ पर इंडियन आर्मी इन्वॉल्व है और इंडियन कोस्ट गार्ड इन्वॉल्व है। खाली इंडियन कोस्ट गार्ड पूछेंगे तो सागर कवच वहाँ मार के आना है आपको। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिएगा नाम से ही इसका एक्सरसाइज का जो है ना कैटेगरी आप गेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आक्रमण, डेजर्ट हंट, युद्ध कौशल, ये सब आपका थोड़ा इंडियन एयरफोर्स ही कंडक्ट करेगी। ये नाम से आपका रिलेशन करना है, इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज हो सकती है। ट्रॉपिक्स में इंडियन एयरफोर्स इन्वॉल्व है प्लस इंडियन कोस्ट गार्ड इन्वॉल्व है, और ये तो प्रचंड पहाड़ में तीनों इन्वॉल्व है, इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी। इंडियन आर्मी देखते हैं डेविल स्ट्राइक, ये भी इस तरह याद रखिएगा। और जल
थल रक्षा भी यहाँ पर इन्वॉल्व है इंडियन आर्मी के साथ। इंडियन कोस्ट गार्ड यहाँ प्रैक्टिस करिए, और इंडियन कोस्ट गार्ड अगर खाली पूछेगा तो यहाँ पर आपको सागर कवच यहाँ पर आके आना है। चलते हैं नेक्स्ट कंट्री स्पेसिफिक के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है डस्ट लेक है, इंपॉर्टेंट है, उज्बेकिस्तान के साथ कर रही है इंडिया। तो इंडिया यहाँ पर क्या होगा ना, किसी कंट्री के साथ करेगी। इंडिया तो यहाँ रहेगा एक तो स्पेसिफिक, इंडिया को छोड़ के इंडिया के साथ एक और कंट्री होगी, उस कंट्री का नाम एग्जाम में पूछ सकता है कि यहाँ पर कौन सी कंट्री इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल डस्ट लेक जो है यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट किसका है, उज्बेकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है। उज्बेकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर। खंजर है यहाँ पर, खंजर एक्साइज जो है किर्गिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर। यहाँ पर उज्बेकिस्तान का डस्ट लेक, किर्गिस्तान का है खंजर। पैसेज है, पैसेज हम लोग किए किसके साथ, न्यूजीलैंड के साथ किए हैं। धर्म गार्डियन जापान के साथ किए हैं। टाइगर ट्रम्प अमेरिका के साथ किए हैं। इंद्रा रशिया के साथ किए हैं। वरुण फ्रांस के साथ किए हैं। साइक्लोन इज विद इजिप्ट। एक्विरेन इज विद मालदीव्स। बोंगो सागर इज विद बांग्लादेश। सूर्य किरण इज विद नेपाल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एनी हाउ आपको बार बार देख के याद करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन में ज़्यादातर मैंने 80% से ज़्यादा क्वेश्चन कंट्री स्पेसिफिक ही आता है। कंट्री स्पेसिफिक क्वेश्चन से आपको मिलेगा 80% से ज़्यादा। तो 80% चांस है कि क्वेश्चन यहीं से आएगा, तो इसको आप इंपॉर्टेंट इसको ज़्यादा समझ लीजिएगा। अलग एक्सरसाइज है, उसके कंट्री का नाम यूजुअली आप एक बार देख के जरूर से जाइएगा। ईजी है, 2-3 बार आप देखेंगे तो वो नाम लिंक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये, तो इसको भी आप एक बार देख के जाइएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है एक मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम डेवलप किया गया है ताकि हमारे जो सोल्जर्स हैं वो बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर को सह सकें। उसका नाम क्या है, इस कॉस्ट्यूम का नाम है हिम कवच। ये इंडिया के डिफेंस एजेंसीज ने इसको क्लियरेंस दे दिया है। ये डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किया गया है ताकि हमारी आर्मी जो है वो कोल्ड एरियाज के अंदर सस्टेन कर सके लंबे टाइम तक। चलते आगे। नेक्स्ट इंडिया का बीएसएफ का एक ऑपरेशन कंडक्ट हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर। तो ठीक है, वो तो बहुत फेमस था। और एक उसके बाद जो है, इससे पहले जो है ऊपर ऑपरेशन सर्द हवा जो है वो भी यहाँ पर पाकिस्तान को ऊपर विजिलिटी बनाने के लिए इसको चलाया गया था। जनवरी के महीने में ऑपरेशन सर्द हवा ये बीएसएफ की तरफ से कंडक्ट किया गया था। चलता है कि नेक्स्ट एक मिशन है जिसका नाम है आपका लेक्सी मिशन। लेक्सी मिशन बेसिकली नासा का, नासा जो है अमेरिकन स्पेस एजेंसी है, जैसे इंडिया का इसरो है, वहाँ का नासा चलता है वहाँ पर। लेक्सी मिशन जो है इनकी तरफ से लॉन्च किया गया है टू स्टडी अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसको स्टडी करने के लिए, और मून के साथ से क्या रिलेशन बैठ रहा है यहाँ पर, उसको स्टडी करने के लिए इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया। लेक्सी मिशन नाम है इसका। चलता है कि नेक्स्ट सुभाष चंद्र बोस जी जो है इनके बर्थ एनिवर्सरी के अंदर जनवरी 23 जो हर साल होता है यहाँ पर, उसी डे में हम लोग एक अवार्ड देते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस। तो इस साल का जो डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड है ये किस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है, इट इज़ इनकॉइस। इनकॉइस को दिया गया। इनकॉइस का फुल फॉर्म क्या है, इनकॉइस का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज। ये ओशन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर ये काम करती है। इनको मिला है डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड, डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड इनको दिया गया है। ठीक है, चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है उसको फटाक से कवर करते हैं। फर्स्ट जो बुक है हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट बेसिकली G20। ये अच्छा, ये माउंट लगा दिए, हाउ इंडिया स्केल बेसिकली G20 अगर आएगा तो यहाँ पर अमिताभ कांट मार के आना, क्योंकि इंडिया ने 2 साल पहले 2023 में G20 का समिट यहाँ पर होस्ट किया था। चलते वर्ल्ड आफ्टर गाज़ा। देखिए गाज़ा पैलेस्टीन इसराइल ये वॉर जो है इसराइल पैलेस्टीन के बीच में चलते आ रहा है, यहाँ पर गाज़ा को मेजरली टारगेट किया था इसराइल की तरफ से। तो उसी को लेके एक बुक लिखी गई द वर्ल्ड आफ्टर गाज़ा, पंकज मिश्रा जी ने इस बुक को लिखा है। चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट न्यूज़ है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट जो स्पोर्ट न्यूज़ आ रहा है वो आ रहा है विजय हज़ारे ट्रॉफी की तरफ से आ रहा है। ये क्रिकेट में दी जाती है। इस साल का जो ट्रॉफी है विजय हज़ारे ट्रॉफी क्रिकेट के अंदर, ये कर्नाटका स्टेट जो है ये जीत लिया इन्होंने। कर्नाटका कैपिटल कौन था, कैप्टन कौन था, मयंक अग्रवाल जी थे। लास्ट टाइम जो इसे मतलब लास्ट जो मैच था कर्नाटका वर्सेस विदर्भा था। विदर्भा एक स्मॉल रीजन है महाराष्ट्र के अंदर, तो वहाँ पर करुण कैट थे कैप्टन थे, मगर विनिंग कैप्टन थे याद रखना आपको मयंक अग्रवाल, जो कर्नाटका से थे विजय हज़ारे ट्रॉफी। आगे चलते हैं नेक्स्ट बीसीसीआई की तरफ से इंडियन वुमेंस अंडर 19 जो है उसकी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट किया गया है कि T20 वर्ल्ड कप इसको हम लोग ने जीत लिया है। लास्ट जो मैच था वो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका था, मलेशिया में खेला गया था, और निक्की प्रसाद हमारे इंडियन वुमेंस अंडर 19 टीम के कैप्टन थे यहाँ पर। वहाँ पर हमको विनिंग ट्रॉफी वहाँ पर भी दिया गया था T20 वर्ल्ड कप में अंडर 19 कैटेगरी के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट बेंगलुरु ने रिसेंटली जो वर्ल्ड जो पिकल बॉल चैंपियनशिप है, वर्ल्ड पिकल बॉल लीग है, देख पा रहे होंगे आप लोग, वहाँ पर बेंगलुरु ने इसको जीत लिया है वर्ल्ड पिकल बॉल चैंपियनशिप। ये इंडिया में ही होस्ट हुआ है फर्स्ट टाइम, याद रखना आपको, होस्ट इसका इंडिया है, और बेंगलुरु इसको ये लीग को जीत लिया। चलता है कि नेक्स्ट वुमेंस हॉकी इंडिया जो लीग है
वहाँ पर उड़ीसा ने जीत लिया वुमेंस हॉकी इंडिया लीग के अंदर, जो लास्ट मैच इसका हुआ था रांची में कंडक्ट हुआ था। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो है यहाँ पर आईसीसी अवार्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट है। जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है, वहाँ पर देखिएगा 2-3 कैटेगरीज एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको यहाँ पर न्यूज़, अगर आप आर्टिकल ही देखेंगे यहाँ पर, तो 2-3 जन का नाम बार बार आया है। फॉर जसप्रीत बुमराह का नाम आया, जसप्रीत बुमराह को अवार्ड मिला है आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, जैसा आपको क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड उनको मिला है। रोहित शर्मा को मिला है मेंस T20 कैप्टन, बेस्ट कैप्टन, T20 कैप्टन, और इनको मिला है बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। और एक प्लेयर है अर्शदीप सिंह को मिला है मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। T20 फील्ड के अंदर क्रिकेटर ऑफ द ईयर पूछेगा तो आपको अर्शदीप सिंह बना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर ये 2 फील्ड मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, बेस्ट T20 कैप्टन ऑफ द ईयर, यहाँ लिखा हुआ अर्शदीप सिंह बेस्ट T20 क्रिकेटर, बेस्ट वुमेन T20 है पूछेगा अमिला खेर मार के आना है। और यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में लिखा है, मगर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ओवरऑल ये कैटेगरीज को देख के जाइएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। ठीक है, चलते हैं कि नेक्स्ट, ये तो हो गया आपका आईसीसी का अवार्ड्स हो गए। आगे चलते हैं बीसीसीआई के अवार्ड से। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो सचिन तेंदुलकर जी को दिया गया है, बीसीसीआई की तरफ से दिया गया है। एंड बुमराह, जैसे बुमराह को अगेन यहाँ पर बीसीसीआई की तरफ से भी मिला है बेस्ट मेंस क्रिकेटर अवार्ड मेंस कैटेगरी के अंदर, और स्मृति मंदाना को मिला है बेस्ट वुमेन कैटेगरी के अंदर। ये 3 इंपॉर्टेंट अवार्ड से याद रखना आपको। लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ टाइम अवार्ड जो है बेस्ट मेंस क्रिकेटर, बेस्ट वुमेन क्रिकेटर के अंदर। ठीक है, चलता है कि नेक्स्ट बेसिकली पीवी सिंधु जो फेमस बैडमिंटन प्लेयर है, उनको प्यूमा ने असाइन कर लिया एज द ब्रांड एम्बेसडर। चलते हैं कि नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स अभी रिसेंटली कंडक्ट हुआ था। उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने एक जगह रख रखा है, उसको एक बार देख लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। एग्जामिनेशन रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मत छोड़ के जाइएगा कि रिसेंट ही कंडक्ट हुआ है, तो आपको एग्जाम से जरूर एक क्वेश्चन जरूर से मिलेगा एग्जामिनेशन परसेंटेज। तो इस साल का जो खेलो इंडिया हुआ था, बेसिकली खेलो इंडिया यूथ गेम्स में क्या होता है ना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो होता है यहाँ पर यूथ सिंस नाम है ना, यहाँ पर इनका नाम लिखा हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो यूथ गेम्स में क्या होता है ना, यूथ गेम्स के अंदर यूथ के लिए होता है। बेसिकली एग्जामिनेशन में फर्स्ट तो जो क्वेश्चन ऐसा निकलेगा कि यूथ गेम्स जो होता है खेलो इंडिया का, ये कितना ईयर के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें 2 कैटेगरी होता है, एक तो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए होता है जिसका मैक्सिमम एज 17 ईयर्स के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और एक जो होता है कॉलेज स्टूडेंट्स वाले पार्टिसिपेट करेंगे जिसका मैक्सिमम एज कितना होगा 21 ईयर्स। तो 2 कैटेगरी है मैक्सिमम एज के लिए पूछेगा एग्जामिनेशन में, तो आपको याद रखना आपको, एक होता है 17, एक होता है 21। ठीक है, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए 17 है और स्कूल स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज के लिए 21 है और स्कूल के लिए 17 है। इसका जो फर्स्ट एडिशन है वो हुआ था 2018 के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर फर्स्ट एडिशन जो है। इस साल जो हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो 7th एडिशन कंडक्ट किया गया है। होस्ट स्टेट कौन है पूछेगा एग्जामिनेशन में, बिहार में हुआ है। बिहार में 5 सिटीज़ को चूज़ किया गया था जहाँ पर ये हुआ था। बेसिकली उसका लिस्ट मैं दे रखा हूँ, जस्ट एक बार ओवरलुक कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मगर मैस्कॉट पूछेगा, मैस्कॉट क्या है, बेसिकली मैस्कॉट क्या है, सिंबल क्या है जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का, ये गजा सीमा इसका एक मैस्कॉट है। गजा सीमा बेसिकली कॉम्बिनेशन है किसका, लायन और एलिफेंट का। याद रखना आपको, कॉम्बिनेशन ऑफ लायन और एलिफेंट, इसको हम गजा सीमा बोलते हैं। इट इज़ मैस्कट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। लोगो देखते हैं, इस साल का लोगो क्या है। लोगो में देखिएगा, लोगो का कलर देख पा रहे होंगे आप। लोगो का कलर में यूथ गेम्स के अंदर एक ऑरेंज कलर है और एक ग्रीन कलर है, 2 कलर इन्वॉल्व है यहाँ पर। इस कलर के बाद लोगों का थीम, यहाँ पर थीम क्या है इसका, यूथ गेम्स का, खेल के रंग बिहार के संग। इंपॉर्टेंट है, सिंस बिहार यहाँ पर होस्ट कंट्री है, उस वजह से यहाँ पर इसका थीम में बिहार का नाम मेंशन किया गया है, खेल के रंग बिहार के संग। और इसी थीम, इसी जो लोगों के अंदर कुछ मल्टीपल एंटिटीज, मल्टीपल फिगर्स को यहाँ पर दिखाया गया। तो एग्जामिनेशन पर ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा फिगर यहाँ पर मेंशन किया गया, कौन सा फिगर दिखाया गया है, उसका लिस्ट मैंने दे रखा है। फॉर एग्जांपल ये आपको महाबोधि टेम्पल दिख पा रहा होगा आपको, महाबोधि टेम्पल, बोधि टेम्पल जो है महाबोधि टेम्पल, ये आपको दिख पा रहा होगा आपको पीपल ट्री दिख पा रहा होगा, पीपल ट्री दिख पा रहा होगा आपको, पीपल ट्री। आपको मधुबनी आर्ट दिख रहा होगा, मधुबनी आर्ट जो है वो भी आपको मधुबनी आर्ट दिख रहा होगा। आपको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो भी आपको दिख पा रहा होगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है, टाइगर रिजर्व दिख पा रहा होगा आपको। देन आपको गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी जो है उसका भी यहाँ पर मेंशन, यहाँ पर दिखाया गया है। नालंदा यूनिवर्सिटी, फेमस यूनिवर्सिटी है, उसको भी यहाँ दिखाया गया नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर। हाउस पैरो बेसिकली बर्ड है, उसको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाया गया होगा। देखिएगा हाउस पैरो यहाँ दिख रहे हैं, हाउस पैरो यहाँ पर एक बर्ड है जो बेसिकली बिहार की स्टेट बर्ड है, उसको दिखाया गया है। लैंड कैपिटल जो है अशोका का, उसको दिखाया गया है यहाँ पर। अशोक चक्र दिखाया गया है, वो इंपॉर्टेंट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स दिखाया गया है, यहाँ पर मैंने लिस्ट रख रखा है, उसको एक बार जस्ट देख लीजिएगा, और यहाँ पर उसका रिप्रेजेंटेशन भी है। ठीक है, चलते आगे नेक्स्ट। इस साल का 2025 का जो स्पोर्ट्स हुआ था, 27 स्पोर्ट्स
ये टोटल खेला गया था इसमें ना। और एक डेमो स्पोर्ट्स था जो इस साल ऐड हुआ है, इस साल सेलिब्रेट मतलब इस साल मतलब खेला गया, वो है ई स्पोर्ट्स। जैसे आपका ऑनलाइन गेमिंग होता है ना, ऑनलाइन स्पोर्ट्स टाइप का होता है। ऑनलाइन अगर आप प्ले स्टेशन खेलते हैं तो उसको ई गेमिंग बोला जाता है। उसी को मॉडिफाई करके ई स्पोर्ट्स मतलब होता है ऑनलाइन तरीके का गेम होगा, जो जीतेगा उसको अलग से प्राइस मिलेगा। तो एक डेमो स्पोर्ट ऐड जो हुआ है वो उसका नाम है ई स्पोर्ट्स, याद रखना आपको। विनिंग टीम कौन है? विनिंग टीम जो मेडल टैली को टॉप किए हैं, महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा मेडल्स लेके आए हैं। गोल्ड सिल्वर सबसे कॉम्पिटिशन करेंगे तो महाराष्ट्र के पास सबसे ज़्यादा मेडल्स हैं यहाँ पर। ठीक है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर ये जो कंडक्ट करवाए थे इंडिया के कौन है? मनसुख मंडाविया साहब है, याद रखना इनका नाम। और बिहार में सिंस ये इवेंट हुआ है तो सुरेंद्र मेहता वहाँ के स्टेट के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। चलता है नेक्स्ट नेशनल गेम्स देखते हैं। अब नेशनल गेम्स जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, नेशनल लेवल में खेला जाती है। नेशनल गेम्स जो है इस साल का जो 2025 में हुआ है ये 38 जो एडिशन है, याद रखना आपको। कहाँ पर हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है, होस्ट कंट्री। और नंबर ऑफ स्पोर्ट्स कितने हैं? 35। खेलो इंडिया के अंदर नंबर ऑफ स्पोर्ट्स कितने हैं बताया आपको? 27 है। 27 इज द नंबर ऑफ 27 + 1 डेमो। यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर है 35। 35 के अंदर इस साल क्या ऐड हुआ है? इस साल ऐड हुआ है, एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ है? योगा। योगा को हम लोग ऐड किए हैं, योगा को ऐड किया गया। और मलखम ऐड हुआ है, मलखम दिख रहा है। मलखम के अंदर एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर स्पोर्ट्स है जहाँ बॉडी को बैलेंस किया जाता है इस ऐसे स्ट्रक्चर के ऊपर। ये मध्य प्रदेश का बेसिकली स्टेट गेम है, तो इन दोनों को यहाँ पर इंक्लूड किया गया। इस साल योगा एंड मलखम को नेशनल गेम्स में इंक्लूड किया गया। मैस्कॉट क्या है यहाँ पर? मैस्कॉट बेसिकली उत्तराखंड का स्टेट बर्ड है मौली। तो यहाँ पर ये मैस्कॉट देख पाएंगे, मैस्कॉट यहाँ पर मौली है, स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड। उसके बाद जो है टॉर्च दिख पा रहा होगा आपको। टॉर्च जो है, टॉर्च का नाम क्या दिया गया? टॉर्च का नाम दिया गया तेजस्विनी। टॉर्च क्या होता है? जब आपका क्या होता है इनॉग्रेशन होता था, इनॉग्रेशन के समय में ये टॉर्च को दिया गया था, पीएम मोदी को हैंड ओवर किया गया था बाय लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन बेसिकली एथलीट ओट है यहाँ पर, जो क्या करेंगे इस ओपनिंग सेरेमनी के दिन इस टॉर्च को लेके एक अच्छी पर्सनालिटी को, जो ओपनिंग जिसका इनॉग्रेशन में प्रेजेंट है वो थाई पर्सनालिटी, उनको ये हैंड ओवर करने के बाद एक इनॉग्रेशन सेरेमनी वहाँ पर किया जाएगा। तो ये टॉर्च याद रखना आपको। टॉर्च का नाम क्या है? टॉर्च का नाम दिया गया है तेजस्विनी, नाम दिया गया एंड लक्ष्य सेन नाम है जो ये टॉर्च को पीएम मोदी को हैंड ओवर किए। ठीक है, उनका नाम है ये। लोगो क्या है यहाँ पर? लोगो बेसिकली हिमालयन पीक है। लोगो आपको दिख रहा होगा, हिमालयन पीक, हिमालयस को यहाँ पर ड्रॉ किया गया। उत्तराखंड में हिमालय लाइक करते हैं हिमालयन पीक। और हिमालयन बर्ड को यहाँ पर शो किया गया है, जो हिमालयन मोनल बर्ड है, इंपॉर्टेंट है, बर्ड को यहाँ शो किया गया। और गंगा रिवर को यहाँ पर शो किया गया, रिवर भी यहाँ पर आपको शो किया गया है। ये तीनों को मिला के लोगो बनता है यहाँ पर 38 नेशनल गेम्स जो है यहाँ पर। संकल्प से शिखर तक, याद रखना आपको, ये का मोटो है, बेसिकली थीम है, बोल सकते हैं आपको कि इस साल का थीम क्या है नेशनल गेम्स का। तो संकल्प से शिखर तक, ये उत्तराखंड को लेके ये बनाया गया एक्चुअली सब। और थीम में रखना ग्रीन गेम्स इसको यहाँ पर दिया गया है। चलते ऑर्गेनाइजिंग ये बॉडी क्या है यहाँ पर? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इसको ऑर्गेनाइज किया है। इस वक्त इसके प्रेसिडेंट कौन है? पीटी उषा साहब इसके प्रेसिडेंट हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो कंडक्ट की थी नेशनल गेम्स को। मेडल टैली के अंदर सबसे हाईएस्ट अवार्ड सर्विसेज को मिला था। सर्विसेज के अंदर आर्मी ले गई थी सबसे पहला जो अवार्ड है, नंबर 1 में टॉप, मैंने मेडल टैली को टॉप किए थे। सेकंड नंबर के अंदर महाराष्ट्र जो है, वहाँ पर भी महाराष्ट्र, खेलो इंडिया के अंदर भी महाराष्ट्र था, मेडल टॉप के अंदर था वो मेडल टैली के अंदर। और हरियाणा इज द थर्ड। तो मेजरली ये दो इंपॉर्टेंट है, टॉप 2 याद रखिएगा। और फर्स्ट जो इवेंट हुआ था खेलो इंडिया का, ये 1924 में हुआ था लाहौर के अंदर। लास्ट जो इवेंट हुआ था 2024 का, ये गोवा के अंदर हुआ था। ठीक है, ये याद रखना आपको। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, आपको एग्जाम में से पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक्चुअली 37th होगा, गोवा में 37th हुआ था, 37th। ओके, चलते हैं नेक्स्ट जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो न्यूज़ में रहे हैं, उसको मैंने कंपाइल कर दिया है। फॉर एग्जांपल प्लेसेस का न्यूज़ तो नहीं पूछेगा आपको, मगर वो प्लेसेस का लोकेशन है वो पूछेगा आपको जरूर से। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर मैं अलग अलग स्टेट को यहाँ पर बांट दिया हूँ, अलग अलग स्टेट में जो न्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, एक एक करके मैं बता देता हूँ कैसे क्या क्वेश्चन आने वाला है यहाँ से। फर्स्ट आपको पूछते कि देखिए यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स को मैंने डिवाइड कर रखा है। फॉर एग्जांपल लिखिएगा यहाँ पर पैंगोंग लेक से न्यूज़ है, वहाँ पर एक शिवाजी स्टैच्यू हम लोग ने इंस्टॉल किया है। तो एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव वो न्यूज़ ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर पैंगोंग लेक का लोकेशन इंपॉर्टेंट है। तो एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से पैंगोंग लेक कहाँ पर है वो पूछ सकता है, तो आपको लद्दाख में मार के आना है। सियाचिन ग्लेशियर भी कहाँ पर है, सिमिलरली आपको लद्दाख में मार के आना है वहाँ पर। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपको बताया, उत्तराखंड ने इसको स्टार्ट किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बताया आपको ऑलरेडी में। राखी गढ़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर इंपॉर्टेंट साइट है। इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है हमारे बहुत पास्ट में जो हिस्ट्री रह चुकी है, एंशिएंट हिस्ट्री में इसको पढ़ते हैं हम लोग। और हरियाणा के अंदर ये है बेसिक। ठीक है, राजस्थान के अंदर आपका रणथंबोर टाइगर रिजर्व न्यूज़ में है। पलामाऊ टाइगर रिजर्व जो है झारखंड के अंदर न्यूज़ में है। चिंचोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये न्यूज़ में है कुछ सम और रीजन से, कर्नाटक के अंदर है ऑफकोर्स। शिखरी देवी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपको मिलेगा न्यूज़ के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। हिमाचल प्रदेश के अंदर
बोड़ा त्यौहार जो है ये भी सेलिब्रेट हुआ है फेस्टिवल की मैं आपको मैं बताया हूँ कि बोड़ा त्यौहार हिमाचल प्रदेश का त्यौहार सेलिब्रेट हुआ है। हाथी ट्राइब्स यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है इनका। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर पंगसाउ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल न्यूज़ में है, इसको याद रखना आपको। स्टेट पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश मान के आना है। और यहाँ पर आपका होलंगपार गिबॉन वाइल्ड सेंचुरी मिलेगा आपको आसाम के अंदर। गंगा सागर मेला बताया आपको फेस्टिवल जो पढ़ा रहा था आपको मैं, वेस्ट बंगाल के अंदर ये सेलिब्रेट किया जाता है। रत्नागिरी जो है एक बुद्धिस्ट साइट है, कहाँ पर उड़ीसा के अंदर मिलेगा आपको। तेलंगाना के अंदर मूसी रिवर न्यूज़ में, मूसी रिवर बेसिकली कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा रिवर को ज्वाइन करती है। इसी मूसी रिवर के साइड में हैदराबाद सिटी लाई करती है। ये पट्टा एग्जाम में पूछ सकता है आपको कि मूसी रिवर के साइड में किस सिटी को यहाँ पर लाई किया गया। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश के अंदर बेसिकली थर्ड लॉन्च पैड यहाँ पर खुलने वाला है। इसरो ने इसको डिसाइड कर रखा है। ऑलरेडी हमें इंडिया के पास 2 लॉन्च पैड हैं। एक तो आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर हो गया, श्रीहरिकोटा में है, और एक SSLV है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है ये आपको तमिलनाडु में मिलेगा। थर्ड वाला अगेन आंध्र प्रदेश में एक और खुल रहा है। थर्ड लॉन्च प्रोजेक्ट जो है आंध्र प्रदेश में मिलता हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, इंडियन न्यूज़ हो गया आपका। वर्ल्ड जो आप आते हैं वर्ल्ड न्यूज़ से रिलेटेड, वर्ल्ड न्यूज़ दिखेगा। वर्ल्ड न्यूज़ से रिलेटेड में आपको क्या करना है, आपको जस्ट यहाँ पर जस्ट देखना है कि कौन कौन से प्लेसेस, आपको कंट्री का नाम देखना है, उसका न्यूज़ में क्या वो मेजर लोकेशन है उसको मार्क करना है, और वहाँ पर उस कंट्री कैपिटल क्या है वो देखना है। बेसिकली यहाँ पर न्यूज़ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर कंट्री का कैपिटल हो गया, उस कॉन्टेक्स्ट को याद रखना है आपको। जस्ट फॉर एग्जांपल आपको बताया मैं, जॉर्जिया को इस साल WHO ने मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया है, तो जॉर्जिया का कैपिटल क्या है, टिबिलिसी कैपिटल है। अजरबैजान न्यूज़ में है, तो अजरबैजान का कैपिटल मैंने मेंशन कर रखा है, इट इज़ बाकू है यहाँ पर। लाओस का कैपिटल भी मेंशन कर रखा है। सिमिलरली इंडोनेशिया का कैपिटल भी मेंशन कर रखा है। इंडोनेशिया बेसिकली रिपब्लिक डे का चीफ गेस्ट था इस साल का, जो चीफ गेस्ट थे तो वो इंडोनेशिया से आए थे बेसिकली। और माउंट इबू यहाँ पर वोल्केनो इरप्ट हुआ था। बेसिकली डिगो गार्सिया एक आइलैंड है इंडियन ओशन के अंदर जो मॉरिशस को बिलोंग करता है। और केनिया न्यूज़ में है, केनिया में एक लेक था, तो केनिया के कैपिटल में लिखा हुआ नायरोबी है यहाँ पर। सूडान न्यूज़ में है, खार्टूम कैपिटल है सूडान का, अफ्रीकन कंट्री है ये। और अमेरिका न्यूज़ में अमेरिका कैपिटल आपको वाशिंगटन DC मिलेगा। लॉस एंजलिस एक वहाँ पर एक जगह है जो न्यूज़ में आ चुकी है बेसिकली, तो कैपिटल यहाँ वाशिंगटन DC मिलेगा। अमेरिका ने गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम चेंज करके गल्फ ऑफ अमेरिका दे दिया। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका। डोनाल्ड ट्रम्प दिखेगा, ये आने के बाद सबका नाम हम चेंज कर दे रहे हैं, अपने हिसाब से नाम रख रहे हैं। गल्फ ऑफ मैक्सिको को हटा के अमेरिका नाम दे दिया वहाँ पर। क्यूबा है, एक कैरिबियन कंट्री है क्यूबा, इसका कैपिटल आपको मिलेगा हवाना। इसका बेसिकली यहाँ पर एक हुरिकेन आया था, साइक्लोन टाइप आया था, उस वजह से न्यूज़ में आ चुका है। एंड इतना ही था, बाकी आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ये फिलाडेल्फिया कॉरिडोर जो है ये आपको इजराइल में मिलेगा, और ये टेल अवीव कैपिटल है इजराइल का। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स था, इसको आप एक आराम से पॉज करके देख लीजिएगा। कॉन्टेक्स्ट देखिएगा क्या न्यूज़ बेसिकली ऊपर से, और उसके कैपिटल देख लीजिएगा। तो इंपॉर्टेंट डेज कवर करते हैं फटाक से। फॉर एग्जाम्पल जनवरी महीने के अंदर वर्ल्ड बेरल डे है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछ सकता है आपको। वर्ल्ड बेरल डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। पारसी भारतीय दिवस NRI डे जो होता है 9 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया रिटर्न आए थे इस दिन 1915 के अंदर, 9 जन के अंदर। हर साल बनाते हैं हम लोग पारसी भारतीय दिवस। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी है। 12 जनवरी जो नेशनल यूथ डे है, ये स्वामी विवेकानंद जी का बर्थ एनिवर्सरी है। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी इंपॉर्टेंट है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती 23 जनवरी है। डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड जो है ये दिया जाता है इस दिन। नेशनल वोटर्स डे, नेशनल टूरिज्म डे 35 जनवरी को दिया जाता है, बेसिकली ये डे है इसका, याद रखना रिपब्लिक डे से एक दिन पहले। नेशनल वोटर्स डे, नेशनल टूरिज्म डे दोनों एक ही है। नेशनल वोटर्स डे के दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो बॉडी आई थी, उस वजह से यहाँ पर इसको नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। और नेशनल टूरिज्म डे तो है ही ऑलरेडी। रिपब्लिक डे के दिन ही इंटरनेशनल कस्टम डे भी होता है। और लेप्रोसी डे इंपॉर्टेंट है, 28 जनवरी को लेप्रोसी डे होता है। और शहीद दिवस जो है वो 30 जनवरी को आपको मिलेगा। ठीक है, इसी नोट के साथ इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। नेक्स्ट जल्दी लेके आऊँ आपके लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।